अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं इमरान सीरीज़ के नावल कारमारा के 7वें हिस्से के साथ, जो कि फाइटिंग, तंज़ व मज़ा और सस्पेंस से भरपूर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इमरान ने गन का ट्रिगर दबाया तो गन को एक हल्का सा झटका लगा और गन के चौड़े दहाने से लंबी बुलेट निकलकर बर्क रफ्तारी से निकली। इमरान ने गन को जरा सा मोड़कर दूसरी बार ट्रिगर दबाया तो एक और बुलेट निकली। दोनों बुलेट्स बिजली किसी तेजी से सामने से आने वाले दोनों मिसाइलों से जा टकराईं। जोरदार धमाके हुए और फिजा में आग के फव्वारे से छूट गए। इमरान ने इन दोनों मिसाइलों के रास्ते में ही ब्लास्ट कर दिया था, जो कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर से इन पर फायर किए गए थे। फिर इमरान ने गन का रुख हेलीकॉप्टरों की तरफ किया और उसने दोबारा 2 बार ट्रिगर दबा दिया। गन से ब्लास्टर बुलेट्स निकलीं और हेलीकॉप्टर से जा टकराईं और फिर इन्होंने इन दोनों हेलीकॉप्टरों का जलता हुआ मलबा गोल्ड कार्ड्स की 2 लॉन्चर पर गिरते देखा और फिर समुद्र में आग का एक अलाव सा रोशन हो गया। गुड, ये काम किया है तुमने, तन्वीन ने खुश होते हुए कहा तो इमरान के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। इसी आसना में जोसेफ और जोआना मिसाइल लॉन्चर लेकर आए थे। इन लॉन्चर को निशाना बनाओ, इमरान ने कहा तो जोसेफ और जोआना बोट के किनारे पर आए और उन्होंने 2 लॉन्चर का निशाना लेकर मिसाइल फायर कर दिए। 2 हेलीकॉप्टर और 2 लॉन्चर की तबाही की वजह से बाकी लॉन्चर बिखर गई थी, मगर जोसेफ और जोआना ने मजीद 2 लॉन्चर को तबाह कर दिया था। इमरान ने भी एक लॉन्च का निशाना लेकर इस पर ब्लास्टर बुलेट फायर कर दी थी। धमाकों से मजीद 3 लॉन्चर तबाह हो गई थी। अब वहाँ सिर्फ 5 लॉन्चर थी, जिन्होंने अचानक धमाकों से खौफजदा होकर लॉन्चर को मोड़ लिया था। और ये तो भाग रहे हैं, जोलिया ने कहा। ये लोग वापस आएंगे और इस बार ये शायद पूरी प्लाटून के साथ आएंगे। इसे सफदर और मास्टर कार्ली से कहो कि वो बोट की रफ्तार बढ़ा दें और जिस कदर जल्द हो जजीरे तक पहुंचने की कोशिश करें। इमरान ने कहा तो जोलिया सर हिलाकर बोट के कंट्रोल रूम में चली गई। चंद ही लम्हों में बोट की रफ्तार बढ़ गई और बोट समुद्र में इंतहाई बर्क रफ्तार से दौड़ने लगी। फिर इन आधे घंटे के बाद दूर से जजीरे के आसार दिखाई देने लगे। जजीरा दरख्तों से भरा हुआ था। बोट की तेज रफ्तार से दौड़ने की वजह से जजीरा तेजी से करीब आता जा रहा था। अचानक जजीरे की तरफ से इन्होंने स्याह रंग के मिसाइल उभरते देखे। 4 मिसाइल थे जो आसमान की तरफ बढ़कर तेजी से मुड़े और इस तरफ आने लगे जिधर इनकी मोटर बोट थी। इमरान की नजर इन मिसाइलों पर जमी हुई थी। इमरान ने ब्लास्टर बुलेट से फौरन 2 मिसाइलों को रास्तों में ही हिट कर दिया था, मगर 2 मिसाइल इसकी बोट के इर्द खासे फासले पर आ गिरे। होनलक धमाका हुआ और समुद्र का पानी यूं उछल पड़ा जैसे यकलक ज्वार भार फुट सा पड़ा हो। पानी में तेज लहरों से पैदा हुई और इन लहरों ने इनकी बोट को ऊपर उठा लिया और फिर बोट यकलक पलटी और धमाके से दोबारा पानी में आ गिरी। इमरान और इसके साथी उछलकर पानी से दूर जा गिरे थे। पानी में गिरते ही इमरान ने अपने होश कायम रखते हुए खुद को संभाला और तेजी से गहराई में चला गया, मगर पानी में एक और धमाका हुआ। तेज लहरें पैदा हुई और इमरान को एक जोरदार झटका लगा और वो पानी में घूमता हुआ आगे बढ़ता चला गया। उनसे अपने साथियों को भी इसी तरह पानी में लूट-पुट होते हुए देख लिया था। उनसे खुद को संभालने की कोशिश की, मगर समुद्र पर जैसे होलनाक क़यामत सी टूट पड़ी थी। जोरदार धमाकों से समुद्र में बौछार सा आ गया था। इनके जिस्म पानी से निकलकर कभी ऊपर उठ जाते और कभी पानी के साथ गहराई में चले जाते। इमरान बदस्तूर अपने होश बरकरार रखे हुए था। वो पानी की लहरों से बचने के लिए नीचे की तरफ तैरने की कोशिश कर रहा था। फिर खासी गहराई में पहुंचकर उसका जिस्म तेज रफ्तार पानी की जिद से निकल आया। पानी के ठहराव में आकर इमरान ने अपने लिबास के अंदरूनी जेब में हाथ डालकर एक कैप्सूल जैसा पाइप निकाला और इसे मुंह में लगा लिया। और कैप्सूल पाइप गहराई में अमूमन ऑक्सीजन इस्तेमाल करने के लिए काम आता था। इस पाइप में एक ऐसी गैस थी जो लम्हों में हवा से और पानी से ऑक्सीजन को शीत कर लेती थी और इसे सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत नहीं होती थी। इमरान जैसी ऐसी चीज़ों किसी भी मिशन पर जाते वक्त अपनी खुफिया जेबों में रखता था और अक्सर इनकी जरूरत पड़ जाती थी। अब चूंकि वो आसानी से सांस ले सकता था, इसलिए उसने ऊपर देखा तो इसे अपने साथी पानी में उल्टे पुल्टे दिखाई दिए। इसके तमाम साथी के पेट पानी से भर चुके थे और इसलिए वो बेहोश नजर आ रहे थे। इनमें मास्टर कार्ली और सफदर भी मौजूद था, जो शायद बरवकत बोट के कंट्रोल रूम से निकल आए थे, वरना जिस तरह बोट पर मिसाइलों की बारिश हुई थी, लॉन्च का सलामत रहना नामुमकिनात में से था। अगर सफदर मास्टर कार्ली इस लॉन्च में रह गए होते तो यकीनन इनके भी टुकड़े उड़ गए होते। मुझे इन सब के बाहर निकालना होगा, वरना ये सब मारे जाएंगे। इमरान सोचा। इसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो इसे पानी में रस्सी का एक गुच्छा तैरता दिखाई दिया। रस्सी के गुच्छे को देखकर इमरान ने आंखों में चमक सी आ गई। रस्सी का ये गुच्छा इस बोट में ही था जो बोट की तबाही की वजह से नीचे आ गया था। इमरान लपक कर रस्सी के गुच्छे को पकड़ा और इसे जल्दी जल्दी खोलने लगा। इसी रस्सी को वो तैरता हुआ जोलिया की तरफ बढ़ा और फिर उसने रस्सी के एक सिरे को जोलिया की कमर से बांधा। इससे आगे सालिया थी। इमरान रस्सी लेकर आगे बढ़ा और उसने सालिया की कमर से रस्सी लपेटकर इसे गिरा लगाई और फिर दूसरे साथियों की तरफ बढ़ता गया। इधर उधर बिखरे हुए पानी में डोल रहे थे। रस्सी खासी लंबी थी। इसने बारी बारी इन सबको रस्सी से बांधे और फिर रस्सी के दूसरे सिरे को लेकर तेजी से ऊपर की जानिब तैरने लगा। चंद ही लम्हों में सतह पर था
है वो जजीरे के खासा नजदीक है। अब जजीरे में मिसाइलों की बारिश बंद हो चुकी थी। इमरान जजीरे पर किसी को ना पाकर तेजी से इस तरफ तैरना शुरू कर दिया था। चंद ही लम्हों में वो जजीरे पर था। खुशकी पर आकर उसने रस्सी को दोनों हाथों से पकड़कर पूरी कुव्वत से खींचना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर में इनके साथी उल्टे पुल्टे हुए रस्सी में बंधे लड़ी की तरह बाहर निकल आए। पानी से निकलते ही इमरान को ज्यादा दूर जोर नहीं लगाना पड़ा था, मगर जैसे ही वो पानी से बाहर आए थे, इन्हें बाहर खींचने के लिए इमरान को पूरा जोर लगाना पड़ा। वो सब पानी से बाहर आ गए तो इमरान ने रस्सी छोड़ी और तेजी से इनकी तरफ भाग पड़ा। इसने जेब से एक छोटा सा चाकू निकाल लिया था। सबसे आगे कैप्टन शकील था। इमरान ने इसकी रस्सी काटी और इसे उठाकर अपने कंधे पर लाद दिया और तेजी से सामने दरख्तों की तरफ भागता चला गया। दरख्तों की झंड के पास आकर उसे कैप्टन शकील को जमीन पर लिटाया और फिर वापस साहिल की तरफ भाग गया। दूसरी बार वो सफदर और तनवीर को एक साथ दोनों कांधों पर डालकर ले आया था। इसके बाद मास्टर कार्ली, जोलिया और सालिया की बारी आई और फिर आखिर में वो एक एक करके जोसेफ और जोआना को भी उठाकर वहां ले आया। इस सारे काम में इसे बेपनाह मुशक्कत करना पड़ी, मगर इमरान इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ सकता था। अगर वह इन्हें फौरन समुद्र से ना निकालता तो यकीनन इनमें से किसी न किसी की मौत वाक़या हो जाती, जो इमरान को किसी भी सूरत पर मंजूर नहीं थी। इमरान इन्हें समुद्र से निकाल लाया था और इन्हें साफ सुथरी जगह पर भी ले आया था, लेकिन अब इन सबके पेट से पानी निकालकर इन्हें होश में लाने का मरहला बाकी था। इमरान सबसे पहले जोलिया को उठाकर वहां मौजूद एक चट्टान पर उल्टा लिटाया और फिर उसके कमर पर मखसूस अंदाज में दबाव डालने लगा। जोलिया के मुंह और नाक से पानी के फव्वारे से फूट पड़े थे और जोलिया के पेट से सारा पानी निकल गया और इसने कराहते हुए आंखें खोल दी। उसे तेजी से उठना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसके मुंह से चीख निकल गई और वो उलटकर गिर गई और फिर एक झटके से सीधी होकर बैठ गई और हैरत भरी नजर से इधर उधर देखने लगी। होश में आओ जोलिया, उठो, हमारे साथी खतरे में है और हमें इनके पेट में मौजूद पानी निकालना है। इमरान की आवाज़ सुनकर जोलिया को जैसे होश आ गया। वो तेजी से उठ खड़ी हुई। इमरान ने आगे बढ़कर कैप्टन शकील को उठाया और इसे इस चट्टान पर उल्टा लिटा दिया जिस पर उसने पहले जोलिया को लिटाया था और फिर इमरान इसके कमर में मखसूस अंदाज में दबाव डालकर इसके पेट से पानी निकालने लगा। ये देखकर जोलिया तेजी से सालिया की तरफ बढ़ी और उसने भी इमरान की तरह सालिया को उल्टा लिटाया और इसके पेट से पानी निकालने लगा। एक एक करके इन सबको होश आता चला गया। इन सब की हालत भी जोले से मुख्तलिफ ना थी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे एक दूसरे को जिंदा देखकर इन्हें यकीन ही न आ रहा हो। हम इन खौफनाक मिसाइलों से कैसे बच गए इमरान? मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा कि हम जिंदा हैं, जोले ने कहा। इसके लहजे में हैरत का अंसर था। इमरान ने इन्हें तफसील बताई कि लॉन्च उलटने की वजह से पानी की गहराई में चले गए थे और ऊपर चुके मुसलसल मिसाइलों के धमाके हो रहे थे। इससे इनके जिस्म नीचे ही नीचे कलाबाजियां खाते रहते थे और पानी इन धकेलता हुआ जजीरे के बहुत करीब ले आया था, जिसकी वजह से इमरान को इन सबको समुद्र से निकालने में आसानी हो गई थी। अगर वो जजीरे से दूर चले गए होते तो वो अब तक ये वही डूबकर हलाक हो गए होते। हाँ, लॉन्च उड़ते ही मैंने और मास्टर कॉली ने बाहर की तरफ छलांग लगा दी थी। जैसे हम छलांगे लगाकर बाहर गिरे, एक मिसाइल बोट से टकराया और इसके टुकड़े बिखर कर गिर गए, सफदर ने कहा। और इस कदर होलनाक सूरत हाल में भी तुमने हमें बचा लिया। अगर तुम्हें समुद्र में रस्सी का गुच्छा न मिलता तो तुम क्या करते? जोलिया ने कहा। तो फिर तुम सबको पानी से निकालने के लिए मुझे और ज्यादा मुशक्कत करना पड़ती। तुम सबकी जाने तो बच जाती, मगर इस मुशक्कत के बाद शायद मेरा बचना महाल होता। इमरान ने कहा तो वो सब मुस्कुरा। वाकई इमरान साहब ने हम सबको बचाने के लिए बेपनाह मेहनत की है, हमें इनका एहसान मानना चाहिए। कैप्टन शकील ने खलूस भरे लहजे में कहा। और कि माने ना माने, मगर तनवीर और जोलिया को मेरा एहसान मान लेना चाहिए, इमरान ने कहा। क्यों हम क्यों माने तुम्हारा एहसान? जोलिया ने तंग कर कहा। अरे मैंने बहन भाई की जान बचाई है, कुछ तो ख्याल करो, इमरान ने कहा। तो वो सब बेइख्तियार मुस्कुरा दिए। हर वक्त फजूल बकवास करते रहते हो, तुम्हें आदत है, जोलिया ने मुंह बनाकर कहा। शादी से पहले मर्द हज़रात इस तरह बकवास करते हैं, इसके बाद बीवी की बारी आती है। क्यों तनवीर? इमरान ने कहा। तो इनके सबकी हंसी तेज हो गई। इमरान साहब, क्या इस तरह हमारा यहाँ रहने ठीक रहेगा? अचानक कैप्टन शकील ने कहा। और वाकई हम ओपन एरिया में हैं, हमें यहाँ बैठकर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। दुश्मन शायद पर समझ रहे हैं कि मिसाइलों से इन्होंने हमें हिट कर दिया, इसलिए कोई भी चेकिंग के लिए इस तरफ नहीं आया, वरना हम जरूर इनकी नजरों में आ जाते, सफदर ने कहा। लेकिन अब हमें क्या करेंगे? हमारा असला तो बोट में था, तनवीर ने कहा। तो क्या हुआ? मर्द मोमिन है तो बेतीक भी लड़ता है सिपाही, इमरान ने फौरन कहा। एक बोट पर वो इस कदर खौफनाक तबाही फैलाने के लिए मिसाइल बरसा सकते हैं। इन्होंने इस जजीरे की फत का न जाने क्या क्या बंदोबस्त कर रखा होगा। बगैर असले के हम भला इनका क्या मुकाबला करेंगे? जोलिया ने कहा। अब जहाँ तक पहुँच गए हैं तुम आगे भी बढ़ेंगे, जो होगा देखा जाएगा, इमरान ने कहा। तो वो सर हिलाकर उठ खड़े हुए और फिर वो एहतियात से दरख्तों की तरफ बढ़ते चले गए। वो चूंकि संगलाक जजीरा था, इससे वहाँ झाड़ियाँ मौजूद ना थी, इससे वो दरख्तों के साथ साथ चल रहे थे ताकि इन्हें कोई नजर आए तो वो इन्हें पहले से देख लें। वो चलते हुए दरख्तों से निकलकर चट्टानी इलाके की तरफ आ गए। इमरान सबसे आगे था और वो इसके पीछे लाइन में चल रहे थे। आगे जाकर फिर दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया था। इस तरफ झाड़ियाँ भी थी। वो झाड़ी से होते हुए दरख्तों के एक घने झुंड की तरफ आ गए। दूसरी तरफ इन्हें एक झील नजर आई। साथ ही इन्होंने महसूस किया कि झील पर कुछ अफराद मौजूद हैं। इमरान तेजी से एक दरख्त पर चढ़ गया था। इसे दरख्त पर चढ़कर देखा तो इसे सामने एक खासी वसी झील दिखाई दी, जो दायरे की सूरत में मसनूई तर्ज पर
बनाई गई थी। झील के गिर्द फौजी खैमे लगे हुए थे जहाँ बेशुमार मुसल्लह अफराद इधर उधर घूम फिर रहे थे। इमरान फौरन दरख्त से नीचे आ गया। आगे मसनूई झील है। मेरा ख्याल है कि रेड लिबर्टी में जाने वाला रास्ता इस झील में है। झील के गिर्द बेशुमार मुसल्लह अफराद हैं और आगे दरख्त एक बड़े दायरे की शक्ल में है जिनके गिर्द इन्होंने बाड़ लगा रखी है। इमरान ने कहा, ओ अब फिर क्या किया जाए, हम इन मुसल्लह अफराद से कैसे निपटेंगे? जोलिया ने कहा, कुछ ना कुछ हमें करना होगा और आगे चल कर देखते। इमरान ने कहा। वो झाड़ू की आड़ में झुके झुके अंदाज में आगे बढ़ने लगे। फिर वो जमीन पर लेट के और आवाज पैदा किए बगैर झाड़ियां हटाने की कोशिश करने लगे। झाड़ियां के सिरे पर पहुंचकर वो रुक गए। अब इनके सामने कांटों वाली ऊंची बाड़ थी जिसे दरख्तों के साथ बल देकर इस अंदाज में बांधा गया था कि वो दूर तक एक दायरे की सूरत में चार तरफ नजर आ रही थी। बाड़ की तारें ऊपर से लेकर नीचे तक इस अंदाज में बांधी गई थी कि वो रिंग कभी इनके नीचे से नहीं निकल सकते थे। सामने झील के चारों अतराफ में वाकई बेशुमार खैमे लगे हुए थे जहाँ हर तरफ स्याह वर्दी में मुसल्लह अफराद घूमते फिरते थे। इनकी तादाद खासी थी। अगर वो किसी तरह इस बाड़ की फलांग भी लेते तो वे इन मुसल्लह अफराद की नजरों में आए बगैर झील तक ना जा सकते थे। इन्हें इस बार में यकीनन इलेक्ट्रिक रोड ही रही थी। मास्टर कॉर्लिन ने कहा, कैसे अंदाजा लगाया है तुमने? तनवीर ने इससे पूछा। मैंने कांटों के सिरों पर हल्की हल्की स्पार्किंग देखी है। इन तारों में किसी जनरेटर के जरिए बिजली दौड़ाई जा रही है। आमतौर पर जनरेटर से पैदा होने वाली बिजली से थरथराहट होती है। ऐसी बिजली के दो जब फलादी तारों से गुजरती है तो इन फलादी तारों के सिरों पर चमकने लगती है जैसे जुगनू से चमकते हैं। मास्टर कॉर्लिन ने वजाहत करते हुए कहा, तो इन्होंने तारों पर नजर डाली तो इन्हें वाकई इनके सिरों पर नन्हे नन्हे जुगनू से चमकते दिखाई दिए। तब तो हम इन दरख्तों पर भी नहीं चढ़ सकते। इनके दोनों पर भी तारें लिपटी हुई हैं जिन्हें चंद हाथ लगाना खुदकशी होगा। सदर ने जबड़े फेंचते हुए कहा, तुम क्यों खामोश हो? क्या तुम्हें रेडीमेड खोपड़ियों की बैटरियां फेल हो गई हैं जो तुम्हें दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा? जोले ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। दाएं बाएं हैवी लोडेड बिजलियां की तारें हैं तो वहां बेचारी बैटरियां क्या कर सकती है? इन्होंने तो फेल होना ही है। इमरान ने कहा तो उसकी बात सुनकर वो सब मुस्कुरा दिए। इमरान के दाएं तरफ जोलिया जबकि बाएं तरफ सालिया मौजूद थी। तो हम यहाँ से उठ जाती हैं। तुम अपनी बैटरियों को रिचार्ज करो और आगे बढ़ने का सोचो। जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बैटरी चार्ज करने के लिए मुझे एक बाड़ की हाथ लगाना पड़ेगा और अगर हाथ लगाने से बैटरियां ज्यादा चार्ज हो गई तो इनके साथ मैं भी रिचार्ज हो जाऊंगा। तुम्हारा क्या बनेगा? इमरान ने कहा। बकवास मत करो, सीधी तरह बताओ, जोले ने मसनूई गुस्से से कहा। क्या बताऊं? इमरान ने भोली सी सूरत बनाते हुए कहा। वो सर उठाकर इन दरख्तों का जायजा ले रहा था जिनके साथ बाड़ को लपेट कर बांधा गया था। इमरान भी इन दरख्तों को देख ही रहा था कि अचानक वो चौंक पड़ा। उसने एक दरख्त पर छोटा सा डिजिटल कैमरा लगा देख लिया था जिसका रुख इनकी तरफ था। ओ, हमें देख लिया गया है, पीछे हटो यहाँ से। फौरन इमरान तेज लहजे में कहा। उन्होंने चौंक कर सर उठाकर कैमरे की तरफ देखा और फिर वो बौखलाए हुए अंदाज में पीछे हटने लगे। लेकिन वो अभी थोड़ा सा ही पीछे हटे होंगे कि अचानक कैमरे से तेज रोशनी से निकली और इन सब पर पड़ी और इनके जिस्म इस तरह साकित हो गए जैसे अचानक इनके जिस्मों से रूह निकल गई हो। वो अपनी अपनी जगहों पर बिल्कुल बेहसो हरकत रह गए खड़े हो गए थे। मास्टर हांस्टो ने बेहद खुश नजर आ रहा था। एक तो इसके पास इसकी फ्रेंड ब्लैंक की पहुंच गई थी, दूसरा ये कि इसे कंट्रोल रूम से जेम्स से इत्तला दी थी कि चंद मशकूक अफराद से जजीरे पर नजर आए हैं। मशकूक अफराद का सुनकर वो भागम भाग कंट्रोल रूम में पहुंच गया और फिर उसने स्क्रीन पर 5 मुसल्लह अफराद को देखा जिनमें एक लड़की भी थी। तो वो हैरान रह गया। उसने एक नौजवान के कद काट से अंदाजा लगा लिया कि मेजर प्रमोद और इसके साथी हैं। इन्हें वहां देखकर माशा हांस्टो की हैरानी की इंतहा न रही थी। फिर वो समझ गया कि जो एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर जंगल में गिरकर तबाह हुआ था इनमें मेजर प्रमोद और इसके साथ ही थे। दरख्तों की जुड़ में जब हेलीकॉप्टर चल लम्हों के लिए नीचे गया तो फौरन हेलीकॉप्टर से निकल गए होंगे और इन्होंने हेलीकॉप्टर को फ्री कर दिया होगा जिससे हेलीकॉप्टर तबाह हो गया होगा। मेजर प्रमोद और इसके साथी चालाकी से आखिरकार जजीरे पर पहुंच गए थे। माशा हांस्टो ने इनके बारे में फौरन जजीरे पर मौजूद कैप्टन औगाफ को इत्तला दे दी थी। एक जगह 8 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। इन्होंने मेजर प्रमोद और इसके साथियों पर फायरिंग करनी चाहिए मगर मेजर प्रमोद ने उन्हें गोलियों और बमों से उड़ा दिया था और वहां से निकल भागे थे। वो जिन पाए टेलों और चट्टानों पर भाग रहे थे वहाँ मुकम्मल तौर पर माशा हांस्टो की नजरों में थे। माशा हांस्टो फोन पर चीख चीख कर कैप्टन औगाफ को हिदायत दे रहा था। कैप्टन औगाफ ने फौरी तौर पर इन चट्टानों की तरफ 2 जंगी हेलीकॉप्टर भेज दिए थे मगर मेजर प्रमोद ने इन हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया था और जब कैप्टन औगाफ अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता मेजर प्रमोद और इसके साथी वहां से निकल चुके थे। कैप्टन औगाफ और इसके साथी चट्टानों और पहाड़ी टेलों पर फायरिंग के साथ बमबारी भी शुरू कर दी थी जिससे नीले और चट्टाने रेज रेज होकर बिखर रहे थे। बमों के धमाकों के साथ वो हर तरफ धूल ही धूल उड़ रही थी जिसकी वजह से जेम्स की मशीन में खलल सा पैदा हो गया था। इसकी मशीन जजीरे पर फैली हुई सर्चिंग रेस के सिग्नल वसूल न कर रही थी, इसलिए अब इस मेजर प्रमोद और इसके साथ पर नजर रखनी मुश्किल हो रही थी। इसलिए इस पर माशा हांस्टो बुरी तरह से धा रहा था। फिर उसने फोन पर कैप्टन औगाफ को बम्बाई रोकने का कहा तो थोड़ी ही देर में मशीन के सिग्नल बहाल हो गए और
स्क्रीन पर जजीरे के मंजर वाज़ा हो गया। जेम्स स्टाइल घुमा घुमा कर और बटन प्रेस करता हुआ बार बार स्क्रीन पर मंजर तब्दील कर रहा था, मगर इसे मेज प्रमोद और इसके साथी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, जिस पर माशा हास्टो का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। इसे जेम्स को हुक्म दिया कि वह पहाड़ी सुराखों और दरारों की तरफ तवज्जो दे और वो लोग यकीनन किसी दरार में जा छुपे होंगे। जेम्स ने जजीरे पर मौजूद दरारों और पहाड़ी सुराखों को चेक करना शुरू कर दिया था और थोड़ी देर में इन्हें मेज प्रमोद और इसके साथी एक पहाड़ी की सुरंग में दूसरी तरफ कार्स में बैठे दिखाई दिए। इन्होंने जजीरे पर ब्लैक टाइम हॉट रेस फैला दी थी, जिसकी वजह से वो कंट्रोल रूम में बैठे जमीन की तहों में छुपे मामूली से मामूली हर्षद आराज को भी ट्रेस कर सकते थे। इन गारों मौजूद पाकर माशा हास्टो ने एक बार फिर कैप्टन ओगाफ से राब्ता किया और इनके बारे में तफसील बता दी। इस बार कैप्टन ओगाफ एक दूसरे हेलीकॉप्टर में खुद इस पहाड़ी तक गया था, जिसमें मिज प्रमोद और इसके साथी छुपे हुए थे। माशा हास्टो के हुक्म से उसने इस पहाड़ी पर जबरदस्त अंदाजे में मिसाइल बरसाने शुरू कर दिए थे। खौफनाक धमाकों से पहाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मिसाइलों ने चंद ही लम्हों में वहां से इस पहाड़ी का नामो निशान तक मिटा दिया था, जिससे माशा हास्टो को यकीन हो गया था कि मिर्जा प्रमोद और इसके साथी यकीनी तौर पर इस पहाड़ी के साथ ही खत्म हो गए होंगे। कैप्टन ओगाफ ने जिस तरह वहां मिसाइल बरसाए थे, इनका वहां से बच निकलना नामुमकिनात में से था। इससे माशा हास्टो बेहद खुश था। फिर इससे कोस्ट गार्ड्स की तरफ से इत्तला मिली कि एक हैवी मोटर बोट जजीरे टागो की तरफ आते दिखाई दिए थे। इनके राडर्स इनकी मोटर बोट को रेड डॉट से चेक किया था। इस मोटर बोट में 9 अफराद मौजूद है और इनका रॉडर मोटर बोट में हैवी और तबाहकुन असले का कौशन दे रहा था। माशा हास्टो ने इन्हें हुक्म दिया कि इसे इस लॉन्च के जजीरे की तरफ आने से रोके, जिस पर कोस्ट गार्ड्स ने 10 लॉन्चों और 2 जंगी हेलीकॉप्टरों से इसे मोटर बोट पर इन्हें हमला करने की इत्तला दी। मगर फिर माशा हास्टो को बताया कि लॉन्च से मिसाइल फायर करके इनके दोनों हेलीकॉप्टर और 5 लॉन्चें तबाह कर दी गई हैं। इससे इन्हें मजबूरन पीछे हटना पड़ा है और मोटर बोट मुसलसल जजीरे की तरफ बढ़ रही है। कोस्ट गार्ड ऑफिसर की बात सुनकर माशा हास्टो को गुस्सा तो आया था, मगर फिर वो खामोश रहा। उसे जेम्स को हिदायत दी तो जेम्स मशीन पर काम करने लगा। कुछ ही देर में इसे समुद्र में एक बड़ी मोटर बोट आती दिखाई दी। बोट में मौजूद 5 अफराद और 2 लड़कियां मुसल्लह थीं, जबकि 2 अफराद कंट्रोल रूम में थे और बोट जजीरे के खासे करीब आ चुकी थी। इनके पास भारी असला देखकर माशा हास्टो को ये समझने में देर न लगी थी कि आने वाला दूसरा ग्रुप इमरान और इसके साथियों का था। माशा हास्टो ने कैप्टन ओगाफ को फोन पर इस बोट के बारे में बताया और फिर उसने इस बोट पर बेतहाशा मिसाइल बरसाने का हुक्म दे दिया। जजीरे पर से यक के बाद दीगर 4 मिसाइल निकले। इनमें से 2 मिसाइलों को एक नौजवान ने अजीब साकी गन से रास्ते में तबाह कर दिया था, मगर दूसरे 2 मिसाइल बोट से खासे फासले पर दाएं बाएं गिरे थे और इन्होंने समुद्र के पानी को ज्वार भाटा की तरह उछलते देखा था। समुद्र की ऊंची उछाल के साथ बोट भी हवा में बुलंद हो गई थी और माशा हास्टो ने इन तमाम अफराद को बोट से निकलकर समुद्र में गिरते देखा। बोट फिजा में पलटा खाकर पानी में जा गिरी थी और फिर जजीरे से मुसलसल मिसाइलों की बारिश होने लगी थी। इन मिसाइल मोटर बोट से टकराया और मोटर बोट के टुकड़े उड़ गए और जबकि मिसाइल पानी में इधर उधर गिर रहे थे और इन समुद्र में जैसे धमाकों का तूफान सा आ गया था। इस कदर धमाकों के बाद इमरान और उसके साथियों का जिंदा बच निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। इससे माशा हास्टो खासा मुतमईन हो गया था। उसे समुद्र के एक हिस्से पर काफी देर तक नजर रखी थी जहां मिसाइल बरसाए गए थे, मगर वहां से एक इंसानी सर भी नहीं उभरा था, जिससे माशा हास्टो को यकीन हो गया था कि इमरान और इसके साथी भी मेजर प्रमोद और इसके साथियों की तरह हिट हो चुके हैं और इनके टुकड़े समुद्र के बेरहम लहरों में गुम हो गए हैं। डबल विक्ट्री हासिल करने के बाद वो खुश क्यों ना होता। उसने जेम्स और वहां मौजूद तमाम अफराद को मुबारकबाद दी और कंट्रोल रूम से बाहर आ गया और थोड़ी देर में वो अपने शानदार ऑफिस में पहुंच गया, जहां उसकी फ्रेंड सहायत भी चैन से उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ चले गए तुम? ये सब कब? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ब्लैंकी ने इसे ऑफिस में दाखिल होते देखकर तेजी से इसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। वो खास स्मार्ट और खूबसूरत लड़की थी। इसे जीन्स और नीली शर्ट के ऊपर भारी जैकेट पहन रखी थी, जिसमें उसका हुस्न और ज्यादा निखरा निखरा सा दिखाई दे रहा था। क्या बताऊं हनी, बस ये समझ लो कि एक नहीं 2 बड़े बड़े किले फतह करके आ रहा हूँ, माशा हास्टो ने कहा। तो ब्लैंकी ने इख्तियार चौंक पड़ी। माशा हास्टो उसके करीब आए, उसका हाथ पकड़कर इसके लिए सोफे पर आकर बैठ गया। किला फतह करने से तुम्हारी क्या मुराद है? ब्लैंकी ने कहा और सोफे से उठकर तेजी से सामने रैक की तरफ बढ़ गई, जहां नायाब शराब की बोतलें एक तरतीब से लगी हुई थी। माशा हास्टो समझ गया कि वो इसको शराब देने गई है, इससे उसने उठने पर कोई एतराज नहीं किया था। 1-2 जाम लाओ, फिर इत्मीनान से बताऊंगा, माशा हास्टो ने कहा। था ब्लैंकी ने इस बात में सर हिला दिया। उसने रैक से एक बोतल उठाई और निचले रैक में रखा हुआ एक ग्लास उठा लिया और दोनों चीजें लेकर माशा हास्टो की तरफ पलट आई। इसे ग्लास माशा हास्टो की तरफ हाथ में बढ़ाया और बोतल का ढक्कन खोलने लगी। फिर उसने खुली बोतल से ग्लास में हल्के सुर्ख रंग की शराब उंडेल दी थी। माशा हास्टो ने ग्लास मुंह से लगाया और एक ही घूंट में सारी शराब हलक में उतार गया। और 2, माशा हास्टो ने कहा। तो ब्लैंकी ने एक बार भी उसका ग्लास भर दिया। माशा हास्टो उसे भी यूं ही पी गया जैसे सदियों से प्यासा हो। ब्लैंकी ने मुस्कुराते हुए उसका तीसरा ग्लास भरना शुरू कर दिया था। अब बताओ, ब्लैंकी ने गिलास भरकर पीछे हटते हुए कहा। तो उसके सामने से सोफे पर बैठ गई थी।
बल्गाने के एजेंटों और पाकचा सीक्रेट सर्विस के बारे में जानते हुए मार्शल हॉस्टन ने तीसरे जाम के घूंट भरते हुए कहा तो ब्लैंकी भी इख्तियार चौंक पड़ी। हाँ, नाम सुने हुए हैं, क्यों क्या हुआ है? ब्लैंकी ने कहा। उसके लहजे में कोई तासुर न था। होना क्या, इन दोनों ने मुझसे टकराने की कोशिश की थी मार्शल हॉस्टन से। वो नहीं जानते कि मार्शल हॉस्टन फौलाद है, फौलाद जिसे टकराने वाला पाश पाश हो जाता है। मार्शल हॉस्टन ने फाकना लहजे में कहा। मतलब? ब्लैंकी ने इसकी तरफ गौर देखते हुए कहा। मतलब ये कि मार्शल हॉस्टन ने कहा और फिर उसने इमरान मेजर प्रमोद और इसके साथियों के बारे में से तफसील बतानी शुरू कर दी। तुम्हारा क्या ख्याल है कि इमरान मेजर प्रमोद और इसके साथी हलाक हो गए होंगे? ब्लैंकी ने इस तफसीर सुनने के बाद हैरत भरे लहजे में कहा। यकीनी बात है, जिस पहाड़ी के नीचे मेजर प्रमोद और इसके साथी छुपे हुए थे वहां अब स्पॉट जमीन बन चुकी है और वो इस जमीन के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दफन हो चुके हैं। रही बात इमरान इसके साथियों की, तो इन पर जितनी तादाद में मिसाइल बरसाए गए थे इनके टुकड़े के भी टुकड़े हो गए होंगे। मार्शल हॉस्टन ने कहा। तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, ब्लैंकी ने मुस्कुरा कर कहा तो मार्शल हॉस्टन पे इख्तियार चौंक पड़ा। क्या मतलब? क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा? मास्टर हॉस्टन ने इसे गुस्से से घूरते हुए कहा। अरे अरे, तुम खफा क्यों हो रहे हो? मैंने तो ऐसे ही एक बात की थी। मैंने इनके कारनामों की तफसील पढ़ रखी है। वो दुनिया के खतरनाक तरीन इंसानों में शुमार होते हैं और कहा जाता है कि इनमें जादूगरों जैसी सलाहियत है। वो मर कभी जिंदा होने का फन जानते हैं। इस कदर माकूफ फितरत और खतरनाक इंसान इस आसानी से हलाक हो जाएंगे, मुझे तो सिर्फ इस बात पर हैरत हो रही थी। ब्लैंकी ने जल्दी से कहा। मार्शल हॉस्टन के सामने उनकी हैसियत ही क्या थी? उन्हें मेरे ही हाथ हलाक होना था, इसलिए वो अब तक जिंदा थे, मगर इनके नामो निशान तक मिट गए हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मार्शल हॉस्टन ने फाकना लहजे में कहा तो ब्लैंकी धीरे से मुस्कुरा दी। तब तो तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो मार्शल। इन दोनों के हलाक करके तुमने जो कारनामा सर इंजाम दिया है वो दुनिया में मिसाल बन जाएगा। ब्लैंकी ने मुस्कुराते हुए कहा। यकीनन, मार्शल हॉस्टन ने फखर से कहा। अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? ब्लैंकी ने उठते हुए कहा। प्रोग्राम क्या होना है? अब रेस्ट और ये तुम मुझसे दूर क्यों बैठी हुई हो? इधर मेरे पास आ। मार्शल हॉस्टन ने अचानक जैसे ख्याल आया। ब्लैंकी मुस्कुराते मार्शल हॉस्टन की तरफ बढ़ी तो इसी लम्हे अचानक मार्शल हॉस्टन के मेज पर पड़े हुए कई रंगों के फोन में से एक फोन की घंटी बज उठी तो मार्शल हॉस्टन के साथ साथ ब्लैंकी भी चौंक पड़ी। अब क्या है ये? एक तो फोन मेरी जान नहीं छोड़ते। मार्शल हॉस्टन ने मुंह बनाकर कहा और उठकर मेज की तरफ बढ़ गया। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर फोन का उठा लिया। यस मार्शल हॉस्टन। मार्शल हॉस्टन ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। चीफ गजब हो गया है। मेजर प्रमोद और इमरान और उसके सारे साथी जिंदा हैं। दूसरी तरफ से जेम्स की चीखती आवाज सुनाई दी। क्या क्या कह रहे हो तुम? वो सब जिंदा है? कैसे? मार्शल हॉस्टन ने बुरी तरह से उछलते हुए कहा। मैं सच कह रहा हूँ चीफ, आप कंट्रोल रूम में आ जाए और आकर खुद ही देख लें। दूसरी तरफ से जेम्स ने बुरी तरह से हकलाते हुए कहा। ओ मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मार्शल हॉस्टन ने वाशाना अंदाज में चीखते हुए कहा। उसे सिवा कैडल पर पटका और फिर बिजली किसी तेज से भागता हुआ कमरे से निकलता चला गया। उसकी आंखों से शोले से निकल रहे थे और चेहरे के कजदार बुरी तरह से फड़फड़ा रहे थे, जबकि इसे इसी तरह भागते देखकर ब्लैंकी अपनी जगह पर साकित होकर रह गई थी, जैसे उसकी समझ में न आ रहा हो कि जलकलक मार्शल हॉस्टन को क्या हो गया है जो इस तरह पागलों की तरह चीखता हुआ कमरे से भाग कर निकल गया है। मार्शल हॉस्टन पागलों की तरह भागता हुआ कंट्रोल रूम में पहुंच गया था। कमरे का दरवाजा खुला था। इसे देखकर जेम्स और कमरे में मौजूद दूसरे अफराद फौरन उठकर खड़े हो गए थे, जबकि नजरें जेम्स की मशीन पर लगी स्क्रीनों पर मरकूज थी। ये देखे चीफ, जेम्स से मार्शल हॉस्टन की स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा तो मार्शल हॉस्टन की नजर इस स्क्रीन पर जम गई थी, जिस पर एक झील का मंजर दिखाई दे रहा था। झील के दाएं किनारे पर चंद अफराद झाड़ू में छुपे हुए दिखाई दे रहे थे और झाड़ू में छुपे हुए झील और झील के इर्द गिर्द मौजूद मुसल्लह अफराद को देख रहे थे। और ये तो इमरान और इसके साथी हैं जिन पर कैप्टन औगाफ ने समुद्र में मिसाइल बरसाए थे और इनकी बोट वहां तकनों की तरह बिखर गई थी। फिर ये जिंदा बच कैसे गए और यहाँ कैसे पहुंच गए? इन्हें कैसे मालूम हो गया कि रेड लेबोरेटरी का रास्ता इस मसनूई झील से निकलता है? मार्शल हॉस्टन हैर से आंखें फाड़ते हुए कहा और स्क्रीन की तरफ देखे। चीफ, जेम्स ने दूसरी तरफ की स्क्रीन का इशारा करते हुए कहा तो मार्शल हॉस्टन पे इख्तियार उछल पड़ा। इस स्क्रीन पर एक बड़ा सनाल दिखाई दे रहा था जिसमें 4 मर्द और एक नौजवान लड़की आगे बढ़े चले आ रहे थे। ये मेजर प्रमोद और इसके साथी थे जिन्हें कैप्टन औगाफ ने पहाड़ी के नीचे जिंदा दफन कर दिया था। ये भी जिंदा है, वो भी जिंदा है। ये सब कैसे हुआ है? क्या हुआ है? सब जिंदा कैसे हो सकते हैं? मार्शल हॉस्टन ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। चीफ, जिस पहाड़ी इलाके में मेजर प्रमोद और इसके साथी थे, इनके नीचे से गटर लाइन गुजरती है जो लेबोरेटरी से सीधी समुद्र की तरफ जाती है। खौफनाक धमाकों से शायद कार का कोई हिस्सा टूट गया होगा और वो सीधे गटर लाइन में जा गिरे होंगे। इनके जिंदा बचने का सबब तो मुझे समझ में आता है, मगर इमरान के साथियों का जिंदा होना मेरी समझ में नहीं आ रहा। इन पर ब्लैक मिसाइल फायर किए गए थे जिनसे इनके जिस्मों के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे, मगर ये सब के सब तो ऐसे जिंदा है जैसे खौफनाक मिसाइलों की बारिश और धमाकों से इनका एक बाल भी बीका ना हुआ हो। चिम ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये जादूगर है, जादूगर। इस कदर खौफनाक धमाकों के बावजूद जिंदा बच निकलना आम इंसानों के बस की बात नहीं हो सकती। ब्लैंकी सच कह रही थी कि ये लोग मरकर भी जिंदा होने का फन जानते हैं। मार्शल हॉस्टन ने गुस्से से होंठ काटते हुए कहा। चीफ, इमरान के साथी जिस तरह जगह मौजूद हैं, इन पर डबल क्रॉस रेस फायर की जा सकती है। डबल क्रॉस रेस की जिद में आकर ये एक लम्हे में जलकर राख हो जाएंगे और मेजर प्रमोद और इसके साथियों को हलाकत के लिए
के गटर लाइन में जहरीली गैस छोड़ी जा सकती है। एसटीटी गैस इस कदर ताकतवर है कि अगर ये लोग अपने सांस में रोक लें तब भी जहरीली गैस के साथ इनके मसामों के रात से इनके जिस्मों में उतर जाएंगे और ये एक लम्हे में हलाक हो जाएंगे और दूसरे लम्हे इनके जिस्म गल सड़कर गंदगी का ढेर बन जाएंगे, जेम्स ने कहा। नहीं, ये इंसान नहीं, भूत है और भूत इतनी आसानी से हलाक नहीं होते। अब जब तक मैं इन्हें अपनी आंखों के सामने और अपने हाथों से हलाक नहीं कर लूंगा, मुझे इनकी हलाकत पर यकीन ही नहीं आएगा। इन्हें किसी तरह बेहोश करो और सेकंड चीफ कर्नल आर्चोफ से कहो कि ये इनको हार्ड रूम में ले आए। इनकी हलाकत अब हार्ड रूम में होगी। देखता हूँ ये लोग हार्ड रूम से किस तरह से बच निकलते हैं। मार्शल हाशर ने कराते हुए कहा। ये स्टीव जेम्स ने कहा। उसने तेजी से मशीन के चंद बटन प्रेस किए और फिर एक सुर्ख रंग का डायल घुमाने लगा। इसी लम्हे उसने इमरान और उसके साथियों को चूमकर तेजी से रेंगते हुए पीछे हटते देखा। ये देखकर जेम्स के होठों पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। उसने फौरन एक बटन प्रेस कर दिया। दरख्त पर इसे अचानक फ्लैश की तरह तेज रोशनी चमकी और इमरान के साथी जकलक बेहस हरकत हो गए। मैंने इन पर स्टारलाइट फायर कर दी है चीफ। इनके जिस्म बेहस हरकत हो गए। अब जब तक इन्हें RR1 के इंजेक्शन न लग जाएंगे इनके जिस्म में मामूली सी भी हरकत पैदा नहीं होगी, जेम्स ने कहा। गुड, मेजर महमूद और इसके साथ पर भी स्टारलाइट का फायर कर दो, माशांस ने कहा। गटर लाइन में स्टारलाइट के डिवाइस नहीं है, अलबत्ता वहां से 13 गैस फैलाई जा सकती है। इस गैस से फौरन बेहोश हो जाएंगे। इनकी बेहोशी किसी भी तरह 10 घंटों से पहले खत्म नहीं होगी, जेम्स ने कहा। ओके, जल्दी करो, माशांस ने कहा। तो जेम्स एक बार फिर मशीन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने और डायल घुमाने में मसरूफ हो गया। फिर उसने एक बटन प्रेस कर दिया तो अचानक इन्होंने मेजर महमूद और इसके साथियों को जिस्मों में झटका सा लगते देखा। दूसरे लम्हे वो रेत के खाली होते हुए बोरों की तरह गिरते चले गए। गुड शो। अब देखता हूँ कि ये हमारे हाथों से किस तरह बचकर निकल सकते हैं, माशांस ने तय मुसब्बर लहजे में कहा। इसने फौरन टेलीफोन का रिसीवर उठाया और कैप्टन ओगाफ का नंबर प्रेस करने लगा। मेजर महमूद और इसके साथी छपाके से गदले पानी में जा गिरे थे। पानी की मिकदार वहां चूंकि कम थी, इससे ऊंचाई से गिरने की वजह से इन्हें अच्छी खासी चोटें आई थी और साथ ही इनको तेज बदबू के भुभुके महसूस हो रहे थे, जिसकी वजह से बेइख्तियार इनके हाथ नाक तक पहुंच गए थे। वो सब तेजी से उठ खड़े हुए। वहां हर तरफ तारीकी थी। इनके हाथों से उनका असलहा और जलती हुई टॉर्चें भी न जाने कहाँ गिर गई थी, जो गिरते ही ऑफ हो गई थी। ये हम कहाँ आ गए हैं? उफ, इस कदर बदबू, मेरा तो इस बदबू से दिमाग फटा जा रहा है। अंधेरे में लेडी ब्लैक की आवाज सुनाई दी। हम शायद रेड लेबोरेटरी के गटर लाइन में आ गए हैं, मेजर महमूद ने जवाब दिया। गटर लाइन? ओ, इन सबको मुंह से निकला। साथ ही इनके चेहरे पे बुरी तरह से बिगड़ गए थे। शुक्र करो यहाँ के गटर लाइन मौजूद थी, जिसकी वजह से हमारी जानें बच गई, वरना जिस तरह हमारी पहाड़ी पर खौफनाक मिसाइल बरसाए गए थे, हम हजारों लाखों टन पत्थरों के नीचे दफन हो गए होते। मेजर महमूद ने कहा। हूँ, इस कदर बदबू जगह में आने पर से तो बेहतर है कि हम पहाड़ी के नीचे दफन हो जाते। यहाँ से निकलो, वरना इस शदीद बू से मेरा दम घुट जाएगा, लेडी ब्लैक ने कोसिले लहजे में कहा। मेजर महमूद ने अपने लिबास के खुफिया जेबों से कैप्सूल पाइप निकाल लिए। ये बिल्कुल वैसे ही पाइप थे जैसा इमरान ने समुद्र में इस्तेमाल किया था। ये लो, ये ऑक्सीजन पाइप मुंह से लगा लो। नाक पकड़ने का, मुंह से सांस लेते रहोगे तो तुम्हें ना बदबू का एहसास होगा और ना जहरीले गैस तुम्हारे फेफड़ों में जाएंगे। और एक दूसरे का हाथ पकड़कर मेरे साथ आगे बढ़ो, मेजर महमूद ने कहा। और इन सबको एक एक पाइप पकड़ाकर खुद भी एक पाइप उस अपने मुंह में लगा लिया। फिर इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मेजर महमूद ने इन्हें लेकर एक तरफ चलना शुरू हो गया। गटर लाइन दाएं बाएं घूमती हुई आगे जा रही थी। वो अंधेरों में आगे बढ़ते रहे। फिर अचानक मेजर महमूद छटक गया। इसे ऐसी आवाजें सुनाई जैसे किसी के गैस पाइप लीक हो गया हो और इसमें से गैस निकल रही हो। और इन लोगों ने गटर लाइन में जहरीली गैस फैलानी शुरू कर दी। ऑक्सीजन पाइपों की वजह से तुम में से किसी पर इस गैस का असर नहीं होगा, लेकिन तुमसे दीवार के साइडों पर ऐसे लग जाए जैसे तुम पर गैस का असर हो गया है। यहाँ से हमें निकालने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा और हमें खामोशी से इनके साथ जाना है, समझ गए तुम? मेजर महमूद ने मुंह से एक लम्हे लिए ऑक्सीजन पाइप निकाल कर सांस लिए बगैर तेज लहजे में कहा और फौरन पाइप मुंह में लगा लिया। दूसरे लम्हे वो सब दाएं बाएं इस तरह गिरते चले गए वाकई वो किसी जहरीली गैस का शिकार हो गए हों। इनके मुंह से चूंकि ऑक्सीजन पाइप लगे हुए थे, इससे इन्हें किसी भूख का एहसास नहीं हो रहा था। फिर तकरीबन 10-15 मिनटों के बाद इन्हें एक तरफ तेज रोशनियां सी चमकाती दिखाई दी। यूं लग रहा था जैसे कुछ अफराद टॉर्च लिए इस तरफ आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में तकरीबन 10 अफराद हैवी टॉर्च लिए होते हुए वहां आ गए। इनके चेहरे पर गैस मास्क चढ़े हुए थे। इनमें जो अफराद के हाथों में मशीन गनें नजर आ रही थी, वह चूंकि वहां टॉर्च रोशन करके लाए थे, इसलिए मेजर महमूद और इसके साथियों ने मुंह से ऑक्सीजन पाइप निकाल कर वहीं गिरा दिए थे और आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहे थे। ये रहे, उठाओ इन्हें और बाहर ले चलो, एक शख्स ने तेज लहजे में कहा। तो चंद अफराद आगे बढ़े और इन्होंने इन 5 को उठाकर अपने कांधों पर लाद लिया। मेजर महमूद और इसके साथियों के दिमाग तेज बदबू से फटे जा रहे थे, मगर अब वो मरते क्या ना करते। आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते बर्दाश्त करते रहे, मगर रास्ता खासा तवील होता जा रहा था। तेज बदबू ने इनका बुरा हाल कर रखा था। इसलिए मेजर महमूद ने इनसे वहीं निपटने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वो अपने साथियों से कुछ कहता, बदबू के भभकों से इनका दिमाग वाकई सुन हो गया था। इनके ज़हन में जकलक अंधेरे की चादर तन गई थी और फिर जिस तरह अंधेरे में एक नन्हा सा जुगनू चमकता है, बिल्कुल इसी तरह इसके दिमाग में मौजूद अंधेरे में रोशनी का नुक्ता सा चमका और तेजी से फैलता चला गया।
होश में आते ही इसे यूं महसूस हुआ जैसे वो तेज और उछलते हुए पानी में गोते खा रहा हो। उसने आंखें खोली तो उसने खुद को एक बड़े से कमरे में पाया। इसके साथ ही इसके करीब ही पड़े थे और कमरे में 5 मसाले अफराद इन पर पाइपों से पानी डाल रहे थे। वो शायद कहीं ले जाने से पहले इनके लिबास और जिस्मों पर लगी गंदगी धो रहे थे और इसे पाइप का असर था कि मिर्च महमूद को होश आ गया था, जबकि इसके साथ ही इसी तरह मुड़े तड़े पड़े थे। मिर्च महमूद ने अभी तक कोई हरकत नहीं की थी। इसे पानी बरसाने वाले मसाले अफराद को इसके होश में आने का पता नहीं चला था। वो खामोशी से इसी तरह पड़ा रहा। बस काफी हो गया, अब इनको यहाँ छोड़ दो और कमरे के हीटर ऑन कर दो। जब इनके लिबास खुश्क हो जाएंगे तो हम इन्हें उठाकर हार्ड रूम में ले जाएंगे। एक शख्स ने कहा। तो मिर्च महमूद ने सुकून का सांस लिया। वो दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि पानी में अगर इनके साथियों के होश आ गया तो लाटो छड़बड़ाकर उठ बैठेगा। इसे होश में ये देखकर वो लोग बेइख्तियार फायरिंग कर सकते हैं। और इन लोगों ने पानी बंद किया और फिर वो दीवारों पर लगे हुए हैवी हीटर जला दिए। हीटर जलाकर वो सब कमरे से निकल गए थे। जैसे जैसे कमरे में हीटर की हिद्दत बढ़ गई थी, बाकी मिर्च महमूद और इसके साथियों के लिबास खुश्क होने लगे और फिर चंद लम्हों बाद अचानक सबसे पहले लेडी ब्लैक को होश आ गया। इसी तरह पड़ी हुई रहो, हमें इस वक्त तक कोई हरकत नहीं करनी जब तक कोई यहाँ नहीं आ जाता। इसे आंखें खोलते देखकर मिर्च महमूद ने फौरन कहा। तो लेडी ब्लैक जो वाकई उठने लगी थी इसी तरह पड़ी रह गई और फिर बारी बारी लाटोस, कैप्टन वेस्ट और आफ्ताब सैफ को भी होश आ गया, मगर मिर्च महमूद के हुक्म से वो इसी तरह पड़े रहे थे। चंद लम्हों बाद कदमों की आवाजें उभरी और फिर 6 अफराद कमरे में दाखिल हुए। इनमें से 5 अफराद के कांधे पर मशीन गनें लटक रही थी, जबकि एक खाली हाथ था। इनके लिबास खुश्क हो गए हैं, हीटर ऑफ करो और इन्हें उठा लो। इन सबको हमने हार्ड रूम में पहुंचाना है। इस शख्स ने जो कहा खाली हाथ था। मसाले अफराद ने हीटर बंद किया और फिर वो इनकी तरफ बढ़े और फिर जैसे वो इनके करीब आए, मिर्च महमूद और इसके साथी एक साथ उठकर इन पर झपट पड़े। मिर्च महमूद ने तेजी से उठकर एक मसाला शख्स को पकड़कर इस नौजवान की तरफ फेंक दिया था जो खाली हाथ था। दोनों एक दूसरे से टकराए और बुरी तरह से चीखते हुए गिर पड़े। इससे पहले कि वो उठते, मिर्च महमूद छलांग लगाकर इनके सीनों पर पहुंच गया और फिर उसकी जोरदार टांगे बारी बारी इनके सरों पर पड़ी तो वो वहीं ढेर होते चले गए। लाटोश, कैप्टन नवाजिश और लेडी ब्लैक ने भी अपने मुखालफिन पर काबू पा लिया था। इन्होंने कमांडोज अंदाज में इन पर झपट कर झटके से इनकी गर्दन तोड़ दी थी। दूसरे लम्हे इनकी मशीन गनें इनके हाथों में थी। बाहर देखो जल्दी, मिर्च महमूद ने कहा। तो लाटोश और आफ्ताब से तेजी से दरवाजे की तरफ झपटे। इन्होंने दरवाजे की साइडों से लगकर एहतियात से बाहर झांका, मगर बाहर कोई नहीं था। दाएं बाएं राहदारी थी जो दूर तक जाती दिखाई दे रही थी। वो दोनों वहीं जम गए। मिर्च महमूद ने हाथ बढ़ाकर इस नौजवान की गर्दन पकड़ ली जो खाली हाथ था। उसने इस नौजवान को झटके से उठाकर सीधा किया और फिर फौरन इस नौजवान के नाक और मुंह पर हाथ रख दिया। नौजवान का दम घुटा तो इसे होश आ गया। जैसे उसे होश आया, मिर्च महमूद ने एक हाथ से इसकी गर्दन दबोची और इसे पीछे दीवार के साथ लगा दिया। नौजवान को यूं महसूस हो रहा था जैसे इसकी गर्दन किसी आनी शिकंजे में आ गई हो। इसके चेहरे का रंग सुर्ख हो गया और इसकी आंखें उबल पड़ी थी। नाम बताओ जल्दी, मिर्च महमूद ने उसकी गर्दन पर उंगलियों का दबाव बढ़ाते हुए कहा। साकोफ, साकोफ, इसने भींची भींची आवाज में कहा। ये कौन सी जगह है? मिर्च महमूद ने कड़क लहजे में कहा। सिक्योरिटी बेस है, नौजवान ने कहा जिसने अपना नाम साकोफ बताया था। अगर सिक्योरिटी बेस है तो लेट रिबॉटी कहाँ है? जल्दी बताओ वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, मिर्च महमूद ने कराते हुए कहा। रिबॉटी सिक्योरिटी बेस के नीचे है, इस बेस के नीचे, साकोफ ने तकलीफ ज़दा लहजे में कहा। और तो इन्होंने यहाँ दूसरा निजाम बना रखा है, ऊपर सिक्योरिटी बेस और नीचे रेड लिबर्टी, मिर्च महमूद ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ हाँ, साकोफ ने कहा। इस लिबर्टी में जाने का रास्ता कहाँ से है? मिर्च महमूद ने उंगलियों का दबाव और बढ़ाया तो साकोफ का नीचे जिस्म बुरी तरह से भड़कने लगा। इसके दोनों हाथ मिर्च महमूद के इस हाथ पर जमे हुए थे जिसे मिर्च महमूद ने इसकी गर्दन पकड़ रखी थी। मैं नहीं जानता, उसने भींजे भींजे लहजे में कहा। तो कौन जानता है? मिर्च महमूद ने पूछा। माशा हाशरू, साकोफ ने इसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा। कहाँ है माशा हाशरू? मिर्च महमूद ने पूछा। कंट्रोल रूम में, वो कंट्रोल रूम में है, साकोफ ने कहा। कहाँ है कंट्रोल रूम? मिर्च महमूद ने कहा। तो उसने मिर्च महमूद को कंट्रोल रूम का रास्ता बता दिया। सिल्वर स्टोन्स के बारे में कुछ जानते हो? मिर्च महमूद ने इससे पूछा। सिल्वर स्टोन्स? नहीं, मैं नहीं जानता, साकोफ ने कहा। तो मिर्च महमूद ने उसके लहजे से अंदाजा लगा लिया कि वो सच बोल रहा है। सर, इस तरफ 4 अफराद आ रहे हैं, अचानक आफ्ताब सैद ने मिर्च महमूद से मुखातिब होकर कहा। उसे एहतियातन बाहर झांक कर देखा तो इस तरफ बाएं तरफ से 4 मुसल्लह अफराद आते दिखाई दिए थे। ठीक है, चलो बाहर, हमें माशा हाशरू तक पहुंचना है, मिर्च महमूद ने झटके से साकोफ की गर्दन तोड़ते हुए कहा। इसके बाद सुनकर आफ्ताब से तेजी से दरवाजे से बाहर निकल कर आ गया। इससे पहले के राहदारी में आने वाले अफराद इसे देखकर कुछ करते, आफ्ताब सईद ने इन पर मशीन गन का बर्स्ट नीम दायरे की सूरत में घुमाते हुए कर दिया। राहदारी में रेट रेट की मखसूस आवाज के साथ तेज चीखें हुई, आवाजें उभरी और वो चारों लट्टू की तरह घूमते हुए वहीं गिरकर साकित हो गए।
आओ, आफ्ताब सईद ने अपने साथियों से कहा था। वो सब तेजी से बाहर आ गए। आफ्ताब सईद ने भागकर इन लाशों के पास से एक मशीन गन उठाई और तेजी से वापस आ गया और उसने वो मशीन गन मेजर प्रमोद को दे दी। तुम दाएं तरफ जाओ, मैं बाएं तरफ से जाता हूँ, जो नजर आए इसे उड़ा देना, मेजर प्रमोद ने कहा। तो वो चारों सर हिलाकर तेजी से दाएं तरफ दौड़ते चले गए। फायरिंग और चीखों की आवाज ने इन्हें जैसे हलचल सी मचा दी थी। अचानक हर तरफ से दौड़ने भागने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। मेजर प्रमोद भागता हुआ राहदारी की तरफ गया तो अचानक उसके सामने तो मुसल्लह अफराद आ गए थे। उन्होंने अचानक मशीन गनें सीधी करके मेजर प्रमोद पर फायरिंग कर दी थी। इन्हें देखते ही मेजर प्रमोद भागता हुआ जमीन पर गिर गया था और फिर वो चिकने फर्श पर तेजी से इस मुसल्लह अफराद की तरफ खिंचता चला गया। साथ ही उसकी मशीन गन से शोले निकले और वो दोनों चीखते हुए वहीं ढेर हो गए। मेजर प्रमोद तेजी से उठा और फौरन राहदारी की साइड की दीवार से लग गया। अचानक मुखालिफ सिमत शदीद फायरिंग हुई और गोलियां मेजर प्रमोद के सामने से गिरती चली गईं। मेजर प्रमोद तेजी से नीचे हो गया था। मुखालिफ सिंध में चंद मुसल्लह अफराद फायरिंग करते हुए आ रहे थे। मेजर प्रमोद ने मशीन गन जमीन पर रखकर इसकी नौ जरा सी उठाई और चंद फायरिंग कर दी। धमाके के साथ चंद चीखें गूंजी और फिर दूसरी तरफ खामोशी छा गई। मेजर प्रमोद उठा और इसने एहतियात से दूसरी तरफ झांका, जिसे चार अफराद अपने खून में नहाते हुए साकित पड़े दिखाई दिए। मेजर प्रमोद आड़ से निकला और दीवार के साथ चलता हुआ आगे बढ़ा। उस लम्हे दाएं तरफ से साइड का दरवाजा खुला और एक मशीन गन बरदार उछलकर बाहर आ गया। लेकिन इस लम्हे मेजर प्रमोद के मशीन गन ने कहका लगाया और गोलियां इस मशीन बरदार के सीने पर पड़ी। वो उछला और फर्श पर गिरकर दूर तक घसीटता चला गया। मेजर प्रमोद ने लाशों के पास जाकर एक और मशीन गन उठा ली थी। राहदारी में दौड़ने भागने की आवाजें आ रही थी और दूर से मुसलसल फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेजर प्रमोद मशीन गन लिए दीवार के साथ लगा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया था, जिसमें से मशीन गन बरदार बाहर नजर आ रहे थे। दरवाजे के करीब जाकर वो रुक गया। उसे अंदर सुन गुन ली तो इसे अंदर से हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। यूं लग रहा था जैसे दीवारों के साथ लगे कुछ अफराद इसके अंदर आने का इंतजार कर रहे हों। मेजर प्रमोद अचानक दरवाजे के सामने आकर अंदर छलांग लगा दी। दरवाजे के पास लौटनी लगाई थी और पुश्त के बल नहाए तेजी से अंदर चिकने फर्श पर घसीटता चला गया। चिकने फर्श पर गिरता हुआ वो जैसे ही कमरे में गए, इसी दरवाजे के दाएं तरफ बाकी दो मुसल्लह अफराद लगे दिखाई दे रहे थे। इससे पहले कि वो इसके तरफ फायर होते, मेजर प्रमोद की मशीन गन से शोले निकले और वो इन दोनों के जिस्म मक्खियों के छत्ते बनते चले गए। मेजर प्रमोद ने इन दोनों को हला करके तेजी से अपने जिस्म को घुमाया और अंदर पड़ी हुई एक दफ्तरी मेज के नीचे घिसता चला गया, जिसके गिर्द चंद कुर्सियां भी पड़ी थी। इस लम्हे थरथराहट के साथ बेशुमार गोलियां एन इस जगह पर पड़ी जहां एक लम्हे पहले मेजर प्रमोद मौजूद था। मेजर प्रमोद ने मेज के नीचे घिसकर दूसरी तरफ निकलते हुए यकला फायरिंग कर दी। मेज की दूसरी तरफ एक और मुसल्लह शख्स खड़ा था, जो इनकी गोलियों का शिकार होकर वहीं गिर गया था। इस कमरे में चार अफराद ही मौजूद थे। एक ने बाहर निकलकर मेजर प्रमोद पर हमला करने की कोशिश की थी, जबकि बाकी तीन कमरे में ही मौजूद थे, जिन्हें मेजर प्रमोद ने कमरे में दाखिल होकर इंतहाई फुर्ती और तेज रफ्तार से हलाक कर दिया था। मेजर प्रमोद ने कमरे में नजर दौड़ाई और फिर वो तेजी से मेज के पीछे से निकलकर वापस दरवाजे की तरफ दौड़ गया। राहदारी में आती मेजर प्रमोद ने इधर उधर देखा और फिर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। दाएं तरफ मुड़कर मेजर प्रमोद जब दूसरी तरफ आया तो उसे एक और दरवाजा दिखाई दिया। मेजर प्रमोद आहिस्ता से चलता हुआ इस दरवाजे के पास गया। दरवाजे के करीब जाकर उसने साइड की दीवार से कान लगाकर अंदर सुनगुन लेने की कोशिश की, मगर इस कमरे से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उसने एहतियात से कमरे में झांका, मगर कमरा बिल्कुल खाली था। वो सीधा हुआ, मगर एन इसी लम्हे दरवाजे की साइड से एक नौजवान निकलकर अचानक इसके सामने आ गया। इससे पहले कि मेजर प्रमोद कुछ समझता, इस नौजवान के हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल मेजर प्रमोद के सीने पर लग चुका था। मेजर प्रमोद ने मशीन गन इसके सीने से लगा दी थी। अब सूरत हाल ये थी कि अगर मेजर प्रमोद ट्रैगर दबाता वो नौजवान तो हलाक होता ही, मगर इसकी उंगली की गिरफ्त भी मशीन पिस्टल के ट्रैगर पर थी। अगर वो भी ट्रैगर दबा देता तो मेजर प्रमोद भी जिंदा नहीं बच सकता था। इमरान बार बार आंखें झपका रहा था। इसके जहन में अंधेरा गालिबन पाने की कोशिश कर रहा था, मगर ये इसकी कुव्वत राहदारी थी कि जो इस कदर तेज फ्लैश लाइट की वजह से और वो भी अभी तक बेहोश नहीं हुआ था। अलबत्ता इसे अपना सारा जिस्म मफलूज मालूम हो रहा था। वो दाएं बाएं सर भी नहीं हिला सकता था, यहाँ तक कि वो अपनी आंखों को भी इधर उधर नहीं घुमा सकता था। फिर अचानक इसके जहन में कौंधा सा लपका और इसने फौरन अपना सांस रोक लिया। चल लम्हे वो इसी तरह पड़ा रहा और फिर चंद लम्हों बाद इसे अपने जिस्म में तहरीक होते हुए महसूस होने लगी। थोड़ी देर और इसने इसी तरह सांस रोके रखा तो फिर इसे अपने जिस्म में नई जान पड़ती महसूस होने लगी। गुड तो इन्होंने मुझ पर और मेरे साथियों पर स्टार लाइट फायर की थी, उसे सांस छोड़ते ही कहा, मगर वो अपनी जगह इस तरह से पड़ा रहा। दरख्त पर कैमरा इस तरह नस्ब था जिससे लामहला इसे और इसके साथियों को देखा जा रहा था। सुनो, अगर तुम्हारे कानों तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपने सांस रोक लो। तुम पर स्टार लाइट का वार किया गया है। स्टार लाइट का असर सांस रोक कर खत्म किया जा सकता है। तुम सब इस वक्त तक सांस रोके रखना जब तक तुम्हारे जिस्म में खून की गर्दिश रवाना हो जाए। मैंने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा।
इसके साथों की खुशकिस्मती ही थी कि वो भी होश में थे और अलबत्ता इनके जिस्म साकित थे। इन्होंने इमरान के अल्फाज सुन लिए थे, हम ठीक है, हमारे जिस्मों में तहरीक शुरू हो गई है। अचानक इमरान को जोले की आवाज़ सुनाई दी, फिर बारी बारी सिवाय मास्टर कार्ड के सबने इमरान को एक ठीक होने का बता दिया था। गुड, बस इसी तरह से पड़े रहो। हम पर मफलूज कर देने वाली लाइट फायर कर दी गई थी। अगर वो चाहे तो इस डिवाइस से हम पर डबल क्रॉस रेस से भी अटैक कर सकते थे। जैसे हमारे जिस्म एक लम्हे में जलकर कोयला बन जाते हैं, वो शायद हमें जिंदा रखना चाहते हैं और हमें लेबॉर्टरी के अंदर ले जाना चाहते हैं, इसलिए लेबॉर्टरी में दाखिल होने से पहले हम कोई हरकत नहीं करेंगे। इमरान ने कहा। फिर चंद लम्हों बाद इन्हें अपने इर्द गिर्द बेशुमार अफराद आते दिखाई दिए। वो स्याह रस्सियों वाले अफराद जो झील के गिर्द मौजूद थे, न जाने वो बाहर से कहाँ से रास्ता बनाकर वहां आ गए थे। ओ, इनकी आंखें तो खुली हैं, एक शख्स ने चीखते हुए कहा। कोई बात नहीं, इन पर स्टारलाइट फायर की गई है, इनके जिस्म बेहद हरकत है, इन्हें उठाओ यहाँ से। एक दूसरी चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर एक भारी भरकम शख्स ने इमरान को उठाकर अपनी कमर पर लाद लिया। इमरान के साथ साथ इसके दूसरे साथियों को भी इस तरह से उठा लिया गया। फिर वो इन्हें लिए हुए एक तरफ चल पड़े। कुछ आगे दो दरख्तों के दरमियान दरवाज़ा बना हुआ था। दरवाजे पर भी बाड़ लगी हुई थी। जब दरवाज़ा बंद होता तो तार आपस में मिल जाती थी, लेकिन अब दरवाज़ा खुला था। वो इन्हें उठाए हुए आगे बढ़ गए और फिर झील की तरफ लेकर बढ़ते चले गए और फिर झील के किनारे पर खड़े हो गए। इमरान और इसके साथियों के चेहरे जो कि आगे की तरफ थे, इसलिए वो झील की तरफ आसानी से देख सकते थे। इन्होंने झील के दरमियानी हिस्से में झील के पानी को उबलते हुए देखा। यूं लग रहा था जैसे झील में कोई ज्वारा फूट रहा हो। पानी तेजी से उछल रहा था और फिर वहां से इन्होंने एक बहुत बड़े संदूक को बाहर आते देखा। वो संदूक नुमा बड़ा सा डिब्बा था जो मुसलसल पानी से बाहर आ रहा था। पानी से 3-4 फुट ऊपर आकर संदूक रुक गया और फिर अचानक इस संदूक को एक तरफ की साइड खोली और तेजी से किसी तख्ते की तरह झील पर फैलती चली गई। चंद ही लम्हों में झील पर जैसे एक छोटा सा फुलादी पुल बन गया था। जैसे ही फुलादी तख्ता झील के किनारों पर लगा, वो अफराद जिन्होंने इमरान और उसके साथ को उठाया हुआ था, एक एक करके इस पुल पर चढ़कर संदूक की तरफ बढ़ते चले गए। संदूक की निचली सतह मुस्ततील थी। इसने बारी बारी इन्होंने इमरान और इसके साथियों को वहां डाला और फिर वापस पुल की तरफ बढ़ गए थे। चंद ही लम्हों में पुल नुमा तख्ता उठना शुरू हो गया था और देखते ही देखते वो संदूक तक आया और फिर संदूक का खुला बंद होना शुरू हो गया था। खामोश पड़े रहना। इमरान ने इनसे मुखातिब होकर इंतहाई धीमी आवाज़ में कहा। चंद लम्हों बाद इन्हें यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी तेज रफ्तार और खुद कार लिफ्ट में सवार हों और नीचे जा रहे हों। चंद लम्हों बाद लिफ्ट को जैसे खफीफ सा झटका लगा और नीचे जाते ही लिफ्ट रुक गई थी। जब मैं एक्शन कहूँगा तो तुम्हें एक्शन में आ जाना है, इमरान ने कहा। अचानक सर की आवाज़ के साथ लिफ्ट का एक तरफ का दरवाज़ा खुल गया था। सामने एक बड़ा हॉल नुमा कमरा था जहाँ 10 मुसल्लह अफराद मौजूद थे। वो सब मुतमईन नजर आ रहे थे। इनमें से 2 अफराद आगे बढ़े और इन्होंने गौर से इन सबको देखा और फिर इन्होंने इमरान और सफदर के हाथ पकड़े और इन्हें घसीट कर इस कमरे में ले आए। इसी तरह इमरान ने बारी बारी बाकी अफराद को भी बाहर घसीट लिया। उस लम्हे वहाँ मार्शल हास्टू दंदनाता हुआ दाखिल हुआ। उसका चेहरा खासा गज़ब से बिगड़ा हुआ था। इसे देखकर मुसल्लह अफराद की एड़ियां बज उठी थी। चीफ, इन सब में से एक के सिवा सबकी आंखें खुली हुई थी। एक शख्स ने मार्शल हांसू से मुखातिब होकर कहा, इन सब से कुव्वत इरादी ज़रूरत से ज़्यादा है। स्टारलाइट ने इनके जिस्म को तो सुन कर दिया है, मगर इनके दिमागों में रोशनी बाकी है। खैर कोई बात नहीं है, मैं खुद भी चाहता था कि ये होश में रहें। अब इन सबको हार्ड रूम में कैद कर दूंगा और फिर इस कमरे में BS-3000 गैस फैला दूंगा। इस गैस में एक से दूसरा इंसान भी नहीं ले सकेगा सांस, और चंद लम्हों में इनकी जिस्म हड्डियों में सिमट गल सड़ जाएंगे। इन खतरनाक इंसानों की मौत भयानक और इंतहाई लर्जा खेज होनी चाहिए, इंतहाई लर्जा खेज। माशा हाशर रात भर लहजे में कहा और इमरान को शायद जिंदगी में पहली बार सर्दी की तेज लहर अपनी रीढ़ की हड्डी तक सराइत करते ही मालूम हुई थी, क्योंकि वो BS-3000 जैसी जहरीली गैस के बारे में बखूबी जानता था। इस गैस में ताबकारी असरात मौजूद होते हैं जो वाकई इंसान जिस्म को एक लम्हे से भी कम वक्त में मोम की तरह पिघला देते हैं। मिस्टर अली इमरान, तुमने माशा हाशर को इस कदर तरने वाला समझ लिया था। माशा हाशर तुम जैसे सैकड़ों पर भारी है। तुमने और तुम्हारे साथियों ने यहाँ आकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। तुम किसी और के हाथों से मौत मर जाते तो तुम्हारे लिए बेहतर होता, मगर तुमने यहाँ आकर अपनी मौत बेहद अजियतनाक और दर्दनाक बना ली है। मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को ऐसी मौत मार दूंगा कि सदियों तक तुम्हारी रूहें भी मेरे नाम लेने से थर थर रहेंगी। माशा हाशर इमरान से मुखातिब होकर इंतहाई नफरत भरे लहजे में कहा। बहुत अच्छा बड़े भाई, इमरान के मुंह से निकला और इसे बोलते देखकर ना सिर्फ माशा हाशर बल्कि उसके साथी बुरी तरह से उछल पड़े। इससे पहले कि वो सब कुछ करते इमरान ने एक्शन कहा तो इसके साथी भी बिजली की सी तेजी से ना सिर्फ उछल कर खड़े हो गए थे, बल्कि इन्होंने अचानक पर रफ्तार से मुसल्लह अफराद पर हमला भी कर दिया था। इमरान ने फौरन उल्टी कलाबाजी खाते हुए दोनों टांगे जोड़कर माशा हाशर के पेट में मार दी। माशा हाशर के मुंह से ओक की आवाज निकली थी और वह दोहरा गया था। उसी लम्हे इमरान ने फिरकी की तरह घूमकर इसकी गर्दन पर जोरदार किक मारी तो वह माशा हाशर उछला और धराम से नीचे आ गिरा। उसे तेजी से उठने की कोशिश की, मगर अचानक
अचानक इमरान की टांग एक बार फिर हरकत में आई और मार्शल हाशरू के पहलू में पड़ी। मार्शल हाशरू तकलीफ की शिद्दत से दोहरा गया था। सुलह और इसके साथी ने उड़ते मुसल्लह अफराद पर इस अंदाज में हमला कर दिया था कि इन्हें मशीन गन सीधी करने का मौका ही न मिल सका था। इनकी फ्लाइंग किक, जोरदार पंच और सिरों के टकरों ने 10 के 10 मुसल्लह अफराद को लम्हों में ढेर कर दिया था। बाहर जाओ और जो नजर आए इसका खात्मा कर दो, मैं मार्शल हाशरू को संभालता हूँ, इमरान ने तेज लहजे में कहा था। इसके साथ ही मार्शल हाशरू के साथियों की मशीन गन उठाकर तेजी से खुले हुए दरवाजे की तरफ भागते चले गए और फिर कुछ ही देर में बाहर से तेज फायरिंग की आवाज सुनाई दी, जैसे वो मुतहारिब ग्रुप्स में आपस में टकराव हो गया हो और इनके दरमियान फायरिंग का जबरदस्त मुकाबला हो रहा हो। तुम मार्शल हाशरू ने तकलीफ भरे लहजे में कहा। तुम्हारा शुक्रिया मार्शल हाशरू, तुमने हमें खुद ही इस रेड लेबोरेटरी में बुला लिया, वरना शायद हमें रेड लेबोरेटरी में दाखिल होने के लिए बाहर मौजूद तुम्हारे सब कैंप को भी खत्म करना पड़ता। इमरान ने मार्शल हाशरू की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारे जिस्म हरकत में कैसे आ गए? तुम पर तो स्टारलाइट फायर की गई थी। मार्शल हाशरू ने खड़े होकर इमरान की तरफ देखते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हरकत में ही बरकत है प्यारे, स्टारलाइट की वजह से हमारे जिस्म वाकई मफलूज हो गए थे, मगर तुम शायद स्टारलाइट की साख्त और इसकी कारकर्दगी के बारे में कुछ नहीं जानते। स्टारलाइट जिस्म के ऊपर वाले हिस्से को नकारा करती है, जिसकी वजह से किसी हद तक जिस्म का अंदरूनी निज़ाम भी मफलूज हो जाता है। इसलिए इसका असर खास तौर पर खून की नालियों पर पड़ता है, जिसकी वजह से रगों में दौड़ने वाले खून की रफ्तार इंतहाई सुस्त हो जाती है। इसलिए इसकी वजह से हवा के जरिए फेफड़ों में जाने वाली ऑक्सीजन उल्टा असर कर दिखाई देती है और आसानी जिस्म में जाने वाली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर खून की रफ्तार कम करती चली जाती है, जिसकी वजह से 1 या 2 मिनट बाद इंसानी जिस्म की हर हरकत खत्म हो जाती है। लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि अगर फेफड़ों में ऑक्सीजन को जाने से रोक दिया जाए तो फेफड़ों में मौजूद हवा और खून की रफ्तार को नॉर्मल कर देती है और फिर इस तरह कुछ देर तक सांस रोक के रखा जाए तो इंसानी जिस्म पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। हमने भी यही किया था और इसी तरह तुम्हारे स्टारलाइट वाला हरबा नकारा हो गया। इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। और तुम लोग वाकई शैतान हो, बहुत बड़े शैतान। मार्शल हाशरू ने जबड़े भेजते हुए कहा। तुम गलत कह रहे हो, शैतान तो तुम जैसे लोग होते हैं जो इंसानों का खात्मा करने या फिर इन पर अपना मुतसल्लुत जमाने के बारे में सोचते भी हैं और इन पर अमल करने की भी नाकाम कोशिश करते ही रहते हैं। हम जैसे मासूम लोग तो शैतान यानी ड्यूल कलर होते हैं। इमरान ने कहा। तुम और तुम्हारे साथी अगर ये समझ रहे हैं कि तुम लोग सॉकलैंड की रेड लेबोरेटरी में दाखिल हो गए हो तो ये तुम लोगों की भूल है। मार्शल हाशरू ने कहा। अरे वाकई रेड लेबोरेटरी में होते हुए भी हम रेड लेबोरेटरी में नहीं है। हैरत है, बल्कि कमाल है, इमरान ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। तुम रेड लेबोरेटरी में नहीं बल्कि सिक्योरिटी बेस में हो। इमरान, ये बेस कैंप तुम जैसे खतरनाक एजेंटों को डॉज देने के लिए बनाया गया था, ताकि अगर किसी को सॉकलैंड की खुफिया लेबोरेटरी के खून होने का शक भी हो जाए तो वो यही समझता रहे कि रेड लेबोरेटरी जजीरा टैगो में है। मार्शल हाशरू ने जहरीले लहजे में कहा। अच्छी बात है, तब तो तुम ये भी कहोगे कि सिल्वर पावर भी इसी रेड लेबोरेटरी में है। इमरान ने लापरवाही से कहा। हाँ ये सच है, सिल्वर पावर रेड लेबोरेटरी में ही है। मार्शल हाशरू ने तेज लहजे में कहा तो इमरान के होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट उभर आई। उसे साफ महसूस कर लेता कि मार्शल हाशरू झूठ बोल रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम खुद सिल्वर पावर राजी खुशी से मुझे ला कर दे दोगे, इमरान ने कहा। तो उसकी बात सुनकर मार्शल हाशरू के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट आ गई। कभी सोचना भी मत कि मैं ऐसा करूंगा, मैं मर जाऊंगा मगर तुम्हें सिल्वर पावर लाकर नहीं दूंगा। मार्शल हाशरू ने गाते हुए कहा। देखो मार्शल हाशरू, मैं यहाँ से सिर्फ सिल्वर पावर ले जाने के लिए आया हूँ। मेरी सॉकलैंड और रेड लेबोरेटरी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं जानता हूँ सॉकलैंड की रेड लेबोरेटरी में एटमी टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। जल्द या बदीर तुम लोग भी एटमी टेक्नोलॉजी में कामयाबी हासिल कर लोगे। मैं ये भी जानता हूँ कि कैमे असले की तैयारी में जहाँ पिछले कई बरसों से काम हो रहा है और ये काम जान है खुफिया तौर पर हो रहा है, जहाँ तक कि कैमी असले की तैयारी से हलीफ मुल्क रूसिया को भी बेखबर रखा गया है। इमरान ने कहा तो मार्शल हाशरू आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान को देखने लगा, जैसे उसके सामने इमरान के बगैर दुनिया का दूसरी कोई मखलूक खड़ी हो। ये सब तुम कैसे जानते हो? मार्शल हाशरू ने हकलाते हुए कहा। मैंने कहा है ना कि हम ड्यूल किलर हैं और जब तक हमें शैतानों की शैतानियत के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती इस वक्त तक हम उन्हें ढील दिए रखते हैं और जब शैतान अपनी शैतानियत पर एक हद से बढ़ जाते हैं तो फिर हम हरकत में आते हैं, शैतानों को इनकी शैतानियत के समय जमीन में गाड़ देते हैं। इमरान ने कहा। तो तुम हमारी रेड लेबोरेटरी को भी तबाह करना चाहते हो? मार्शल हाशरू ने कहा। जरूरत पड़ी तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि तुम लोगों का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम इस कदर मजबूत नहीं है। तुम लोग जिस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हो इससे तुम अपने मुल्क की जड़ें तो जरूर मजबूत कर सकते हो, मगर इस टेक्नोलॉजी से तुम दूसरे ममालिक को दबा नहीं सकते। जिन पॉइंट्स पर यहाँ काम हो रहा है इससे ज़्यादा तुम एक एटमी बिजली घर तैयार कर सकते हो और कुछ नहीं। मैं टेक्नोलॉजी तक पहुँचते पहुँचते तुम लोगों को अभी कई साल लगेंगे। इमरान ने कहा। तो मार्शल हाशरू का चेहरा और ज्यादा बिगड़ गया। तुम जैसे ज्यादा ही जानते हो। मार्शल हाशरू ने कहा। अरे मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी रेड लेबोरेटरी मेरे कदमों के नीचे है। इमरान ने कहा। तो मार्शल हाशरू पे इख्तियार उछल पड़ा।
क्या क्या कहा तुमने? मार्शल आंसू ने हैरत से आंखें फाड़ते हुए कहा। किसी गलतफहमी में मत रहना मार्शल आंसू। एटमी टेक्नोलॉजी की मशीनें एटमी बैटरियां के बगैर वर्किंग नहीं कर सकती और इन बैटरी के चलने का मखसूस इर्ताज मैं अपने कदमों के नीचे महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं इन एटमी बैटरियों को तबाह कर दूँ तो तुम्हारी रेड लिबर्टी का क्या हशर होगा ये तुम बखूबी समझ सकते हो। इसे अगर तुम रेड लिबर्टी को बचाना चाहते हो तो सिल्वर पावर लाकर खुद ही मेरे हवाले कर दो, वरना। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मेरे हाथों बच नहीं सकोगे इमरान, तुम वाकई खतरनाक तरीन इंसान हो, इंतहाई खतरनाक इंसान। मार्शल आंसू ने डराते हुए कहा और साथ ही उसने अपनी पूरी कुव्वत से इमरान पर हमला कर दिया। उसने इमरान पर छलांग लगाकर अपने जिस्म को मोड़ा और पूरी कुव्वत से इसके सीने पर टांगे मारनी चाहिए, मगर इमरान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। मार्शल आंसू की टांगे जैसे इसके सीने की तरफ बढ़ी, इमरान ने दाएं तरफ घूमते हुए दोनों हाथों से मार्शल आंसू का जिस्म पकड़ा और फिर इसे एक झटके से नीचे पटक दिया। मार्शल आंसू के मुंह से चीख निकल गई थी। उसने गिरते ही इमरान की टांगे पकड़नी चाहिए, मगर इमरान उछलकर एक तरफ बढ़ गया। साथ ही उसने मार्शल आंसू के पहले में इसी अंदाज में ठोकर मारी कि मार्शल आंसू का जिस्म जमीन से ऊपर उठ गया। इमरान की दूसरी टांग हरकत में आई और मार्शल आंसू रोल होता हुआ आगे गिर गया। इससे पहले कि वो उठता, इमरान आगे बढ़ के इसकी गर्दन पर पाँव रखकर बूट की नोक इसके नरकड़े पर रख दी। मेरे साथ खेल तमाशा मत करो, जल्दी बताओ कि सिल्वर पावर कहाँ है, वरना मैं तुम्हारा नरका तोड़ दूंगा। इमरान ने इसके नरका पर बोट की नोक को दबाव डालते हुए कहा। नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मार्शल आंसू ने इसके पैर दोनों हाथों से पकड़कर अपनी गर्दन से हटाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, बताओ, जल्दी बताओ। इमरान ने बोट का दबाव और बढ़ाया तो मार्शल आंसू का जिस्म कटी हुई मुर्गाबी की तरह फड़कने लगा। इसे लम्हे मार्शल आंसू को एक झटका सा लगा और वो साकित हो गया। मुकर कर रहे हो, बताओ, वरना तो सचमुच तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा, इमरान ने कराते हुए कहा। उसे पैर का दबाव और बढ़ाया तो मार्शल आंसू के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई थी। ये देखकर इमरान ने इसकी गर्दन से पैर हटा लिया। मार्शल आंसू मार्शल बना फिरता था, मामूली सी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सका। इमरान ने खुद कलामी करते हुए कहा। उसे झुका मार्शल आंसू की नब्ज चेक की तो इससे मालूम हो गया कि वो वाकई बेहोश हो चुका है। बाहर से मुसलसल खौफनाक फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। ये अच्छा हुआ है कि इस तरफ अभी तक कोई नहीं आया था। इमरान मार्शल आंसू को होश लाने के लिए सोच ही रहा था कि अचानक इसके कान खड़े हो गए। इसके हसास कानों में ने साफ महसूस कर लिया कि बाहर से कोई दबे कदमों और नहायत एहतियात से इस तरफ आ रहा है। इमरान नहायत तेज से दरवाजे के पास आकर दीवार की साइड से चिपक गया। कदमों की आवाज़ करीब आते जा रही थी। इमरान ने कदमों की आवाज़ से अंदाज़ा लगा लिया था कि आने वाली कोई लड़की है और वो अकेली इस तरफ आ रही थी। इसके हिसाब तने हुए थे। चंद लम्हों बाद वाकई दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की नमूदार हुई। उसके एक हाथ में एक सिल्वर कलर का आनी ब्रीफ केस और दूसरे हाथ में मशीन पिस्टल था। इससे पहले कि वह इमरान की तरफ देखकर संभलती, इमरान किसी बुके काप की तरह इस पर झपट पड़ा। लड़की के मुंह से चीख निकल गई। उसने तड़प कर इमरान की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, मगर इमरान ने इसे उठाकर जकलक फर्श पर पटक दिया। इसके साथ ही इसकी टांग हरकत में आई और लड़की के सर पर धमाका सा हुआ और वो साकित हो गई। इसके हाथ से ब्रीफ केस और मशीन पिस्टल निकलकर दूर जा गिरा। इमरान ने आगे बढ़कर मशीन पिस्टल उठाया और ब्रीफ केस की तरफ बढ़ा, मगर दूसरे लम्हे इसे फिर बाहर किसी की मौजूदगी का एहसास होते इसे दोबारा दरवाजे की साइड की तरफ बढ़ गया। इस बार आवाज़ भारी कदमों की थी। वो अकेला ही था, मगर वो नहायत एहतियात के साथ इस तरफ आ रहा था। इमरान बिजली किसी तेज से एक बार फिर दीवार की साइड से जा लगा। चंद लम्हों बाद अचानक एक कवि हैकर शख्स उछलकर दरवाजे पर आ गया। इसी लम्हे इमरान आगे बढ़ा और उसने आने वाले के सीने से मशीन पिस्टल की नाल लगा दी, मगर दूसरे लम्हे आने वाले की मशीन गन भी इसके सीने से लग चुकी थी। गुटखा से तेज हो, इमरान ने इसकी फुर्ती की दाद देते हुए कहा तो आने वाले एक तवील सांस लेकर रह गया। तो तुम आखिर यहाँ आ पहुंचे हो, आने वाले ने कहा तो इमरान की आंखें फैल गई। वो आंखें फटफटाते हुए इसकी तरफ देखने लगा। तुम भी अलादीन के जिन की तरह यहाँ आ पहुंचे हो, हैरत है, इमरान ने कहा। इन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। क्या कर रहे थे तुम यहाँ? मेजर प्रमोद ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा। पिंग पोंग खेल रहा था, इमरान ने कहा। ओह, मार्शल आंसू यहाँ है, गुड। क्या ये जिंदा है? मेजर प्रमोद ने मार्शल आंसू को वहां पड़े देखकर कहा। पता नहीं, खुद ही पूछ रहे इससे, इमरान ने कंधे उचका कर कहा तो मेजर प्रमोद तेज से इसकी तरफ बढ़ गया। इमरान की नजर इस ब्रीफ केस पर जमी हुई थी जो लड़की के हाथ में निकल कर गिरा था। इसे घूमकर लड़की की तरफ तो इसके चेहरे पर जकलक तहीर के तासुरात फैल गए। क्रॉसटी और यहाँ इमरान के मुंह से निकला और वो तेज से इस लड़की की तरफ बढ़ गया। प्लैंक की मार्शल आंसू के ऑफिस में नहायत गुस्सा परेशानी के आलम में इधर उधर टहल रही थी। उसकी आंखों में सोचो तफक्कुर के साए लहरा रहे थे। वो बार बार होंठ और मुट्ठियां भींच रही थी। मार्शल आंसू किसी भी तरह मेरे काबू में आने का नाम नहीं ले रहा। मैं इसे काबू में करना चाहती हूँ, मगर किसी न किसी का इसे बुलावा आ जाता है और वो चिकनी मछली की तरह मेरे हाथों से निकल जाता है। इमरान, मेजर प्रमोद और इसके साथी यहाँ पहुंच चुके हैं। इससे पहले कि मार्शल आंसू के शहर तक पहुँच कर इससे सिल्वर पावर हासिल कर लें, मुझे सिल्वर पावर लेकर हर हाल में यहाँ से निकलना होगा। ब्लैंकी ने खुद कलामी करते हुए कहा। मैं सिक्योरिटी बेस में हर जगह जाकर चेक कर चुकी हूँ, यहाँ तक कि मैंने मार्शल आंसू के ऑफिस का एक एक कोना छान मारा है, मगर मुझे ब्रीफ केस कहीं दिखाई नहीं दे रहा जिसमें सिल्वर स्टोन्स मौजूद हैं।
अपने ऑफिस के सिवा वो आखिर सिविल स्टोन्स को कहाँ छुपा सकता है, आखिर कहाँ? ब्लैंकी ने होठ चबाते हुए कहा और फिर वो एक बार फिर मार्शल आर्चर के ऑफिस को चारों तरफ देखने लगी। कमरे की साख से इसे साफ अंदाजा हो रहा था कि वहाँ के खुफिया रास्ते या खुफिया सेफ मौजूद नहीं है। अगर किसी दीवार पर कोई खुफिया सेफ होता तो ब्लैंकी की नजर से नहीं छुप सकता था, क्योंकि ब्लैंकी के मेकअप में कोई और नहीं क्रॉस्टी थी। क्रॉस्टी और इसके भाई सी कॉक ने अपने अपने जराये से ये तो मालूम कर लिया था कि स्कॉटलैंड में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और बरगाने के एजेंट पहुंच चुके हैं, मगर वो लाख कोशिशों के बावजूद इस बात का पता नहीं लगा सके थे कि इन दिनों मार्शल हास्ट्रो कहाँ है। अलबत्ता क्रॉस्टी को इतना जरूर पता चल गया था कि सिवा पावर जो एक स्पेशल मैटर के ब्रीफ केस में मौजूद है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मिलिट्री इंटेलिजेंस को ही सौंपी गई है, जिसकी वजह से क्रॉस्टी का मार्शल हास्ट्रो तक पहुंचना और भी बहुत जरूरी हो गया था। जब कोई रास्ता ना बन पड़ा तो क्रॉस्टी ने स्कॉटलैंड जाने का फैसला कर लिया। शॉर्टर सी कॉक ने इसके लिए एक नए नाम और नए चेहरे के मुताबिक कागजात तैयार किया और इसे स्कॉटलैंड भेजने का बंदोबस्त कर लिया। क्रॉस्टी एक सियाह के रूप में मुख्तलिफ नामों और मुख्तलिफ होलियों में मुख्तलिफ ममालिक में होती हुई स्कॉटलैंड पहुंच गई। स्कॉटलैंड चूंकि क्रॉस्टी का अपना मुल्क था और वह इस मुल्क में पली भरी थी, इसलिए वो स्कॉटलैंड के हर रास्ते, हर इलाके और खास आम जगह के बारे में बखूबी जानती थी। उसे स्कॉटलैंड में आकर आला हुकाम तक रसाई हासिल करने की कोशिश की और वह हेले बहाने से मार्शल हास्ट्रो तक सुराग लगाने की कोशिश की, मगर उसे कामयाबी ना मिल सकी थी। उसे ये भी मालूम ना हो सका था कि इमरान और उसके साथी और मेजर प्रमोद उसके साथी कहाँ है और वो इन तक कैसे पहुंच सकती। अलबत्ता इमरान, मेजर प्रमोद और उसके साथी ने स्कॉटलैंड में जो कुछ किया था इसके बारे में क्रॉस्टी को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। क्रॉस्टी जल्द से जल्द मास्टर हास्ट्रो और इसके जरिए सिल्वर पावर तक पहुंचना चाहती थी, मगर मास्टर हास्ट्रो तो स्कॉटलैंड से यूं गायब हो गया था जैसे गधे के सर से सींग। क्रॉस्टी तकरीबन मायूस हो गई थी। फिर इसने फैसला किया था कि इसे मास्टर हास्ट्रो या सिल्वर पावर तक पहुंचने के लिए स्कॉटलैंड के प्राइम मिनिस्टर पर हाथ डालना होगा। अब यही एक कड़ी थी जो इसे ना किसी तरह से पावर तक पहुंचाने में मदद दे सकती थी। चाचा उसने प्राइम मिनिस्टर तक रसाई हासिल करने के लिए तकद्दुस शुरू कर दी, मगर इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने का कोई रास्ता बनाती, एक सड़क के सिग्नल क्रॉस पर इसे एक कार में एक लड़की दिखाई दी जो ब्लैंकी थी। ब्लैंकी को देखकर क्रॉस्टी के जहन का एक झटका सा लगा। वो ब्लैंकी को मार्शल हास्ट्रो की फ्रेंड के तौर पर जानती थी। मार्शल हास्ट्रो की और भी बहुत सी फ्रेंड थी, मगर मार्शल हास्ट्रो के कुर्बत के लिए वो जो फोकत ब्लैंकी को हासिल थी वो किसी और को ना थी। मार्शल हास्ट्रो ब्लैंकी से बेहद खुश रहता और जैसे भी मुमकिन होता वो हफ्ते में एक बार ब्लैंकी से जरूर मिलता था। ब्लैंकी को देखकर क्रॉस्टी ने सोचा कि वो मार्शल हास्ट्रो के बारे में अगर कोई पता बता सकता है तो वो ब्लैंकी के सिवा कोई नहीं हो सकता। वो ब्लैंकी की रिहाइशगाह के बारे में जानती थी, इसलिए उससे रास्ते में ब्लैंकी को बुलाना मुनासिब ना समझा। वो फौरन उसकी रिहाइशगाह पर पहुंच गई। ब्लैंकी की रिहाइश एक रिहायशी प्लाजा के फर्स्ट फ्लोर के एक लग्जरी फ्लैट में थी। क्रॉस्टी इस फ्लैट तक आई और फिर फ्लैट का दरवाजा मास्टर की से खोल कर अंदर चली गई। ब्लैंकी जैसी लड़की तनहा रहने की आदी थी, इसलिए क्रॉस्टी को इसके फ्लैट में दाखिल होने में कोई परेशानी नहीं हुई थी। क्रॉस्टी को भी फ्लैट में आए थोड़ी ही देर हुई होगी कि अचानक ब्लैंकी के फ्लैट में मौजूद को फोन की घंटी बज उठी। तो क्रॉस्टी ने पहले इससे फोन पर तवज्जो ना दी, मगर जब बेल मुसलसल बजती रही तो उसने रिसीवर उठा लिया और वो ब्लैंकी के लहजे में बात करने लगी। और फिर उसकी खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि कॉल मार्शल हास्ट्रो की थी। वो ब्लैंकी से कह रहा था कि इन दोनों एक सीक्रेट पॉइंट मौजूद है जहाँ वो तन्हा है, इससे वो फौरन इसके पास आ जाए। क्रॉस्टी ने ब्लैंकी की आवाज में फौरन हामी भर ली थी। मार्शल हास्ट्रो ने उसे एक मखसूस स्पॉट पर पहुंचने की हिदायत दी थी। उसने कहा था कि वो उस स्पॉट पर हेलीकॉप्टर भेज रहा है, वो इसे हेलीकॉप्टर में सवार होकर फौरन इसके पास चली जाए। उसे ब्लैंकी को ये भी हिदायत दी थी कि वो हेलीकॉप्टर में पहुंचकर इसके स्पेशल नंबर पर कॉल भी कर सकती है। उसे एक नंबर भी नोट करा दिया था। क्रॉस्टी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। कुदरत ने खुद ही उसे मार्शल हास्ट्रो तक पहुंचने का इंतजाम बता दिया था। जिस खुफिया ठिकाने की मार्शल हास्ट्रो ने बात की थी, इससे क्रॉस्टी को यकीनन हो गया था कि मार्शल हास्ट्रो यकीनन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और भड़काने के एजेंटों से डरकर वहां जा छुपा है और सिर्फ पावर वाला ब्रीफ केस भी वही होगा। अब इसे ब्लैंकी का इंतजार था। ब्लैंकी अगले 10 मिनट में अपने फ्लैट में पहुंच गई थी। जैसे वो फ्लैट में दाखिल हुई और उसने फ्लैट का दरवाजा बंद किया तो क्रॉस्टी इस भूखी शेरनी की तरह झपट पड़ी। इसे ब्लैंकी को मुंह का दिए बगैर इसकी गर्दन तोड़कर इसे हलाक कर दिया। उसे ब्लैंकी की लाश को एक गठरी बनाकर एक अलमारी में बंद किया और फिर उसे ब्लैंकी का मेकअप किया और फौरन इसकी कार में एक स्पॉट तक पहुंच गई जहाँ इसे मार्शल हास्ट्रो ने पहुंचने का कहा था। वहां हेलीकॉप्टर पहुंचा तो क्रॉस्टी इस पे सवार हो गई। हेलीकॉप्टर में सिवाय पायलट के और कोई मौजूद नहीं था। क्रॉस्टी ने जानबूझकर रास्ते से मार्शल हास्ट्रो को फोन किया ताकि वो इस पर कोई शक न कर सके। हेलीकॉप्टर जजीरा टियागो पहुंच गया। क्रॉस्टी को जब झील के अजीबोगरीब रास्ते और वहां दूसरे मरहलों से गुजरना पड़ा तो वह हैरान हुए बगैर न रह सके। इस जजीरे पर इस कदर सिक्योरिटी और इस कदर हिफाजती इंतजाम के इसे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। वो मार्शल हास्ट्रो से मिली, मगर मार्शल हास्ट्रो उससे चंद लम्हों में ही मिल सका था, क्योंकि इसके वहां पहुंचने ही कंट्रोल रूम में इसे बार-बार फोन आ रहे थे और वो उठकर कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ जाता। क्रॉस्टी को इतना मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो मार्शल हास्ट्रो को काबू करके इसे सिल्वर पावर के बारे में पूछ सके। वैसे उसे वहां मौजूद सिक्योरिटी और वहां हिफाजती इंतजाम
देखकर ये यकीन जरूर हो गया था कि सिल्वर पावर यही है, इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। अब क्रॉसटी काफी देर से मार्शल आशु का इंतजार कर रही थी, मगर मार्शल आशु वहाँ आने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्रॉसटी, इमरान, मेजर प्रमोद और इसके साथियों के लिए मुतफक्की थी। अगर सिल्वर पावर इनमें से किसी के हाथ लग गया तो वे इसे लेकर फौरन वहां से निकल जाएंगे। वो सोचते सोचते मार्शल आशु के मेज की तरफ आई और फिर वो मार्शल आशु की ऊंचे पुष्ट वाली कुर्सी पर बैठ गई और एक बार फिर गहरी नजरों से कमरे का जायजा लेने लगी। अचानक इसकी नजर मेज के सेंटर पर पड़ी तो वो बेइख्तियार चौंक पड़ी। मेज के दरमियान एक बड़ा सा चौकोर सा निशान नजर आ रहा था। यूं लग रहा था जैसे मेज के दरमियानी हिस्से को बकायदा अलग तख्ता लगाकर जोड़ा गया हो, मगर बगौर देखने से मालूम होता था वज़ाहिर मेज की सतह प्लेन थी। क्रॉसटी तेजी से उठी। उसने सबसे पहले दरवाजे को बंद किया और फिर उसने जल्दी जल्दी मेज पर पड़ी हुई चीजों को हटाना शुरू किया। अब तख्ता इसे वाज़ा दिखाई दे रहा था और इस तख्ते को और मेज का जायजा लेते हुए इसकी आंखों में चमक सी आ गई थी। वो इस जोरे सिस्टम को समझ गई थी। वो वापस मार्शल आशु की कुर्सी के पास आई और इसके हथियों के नीचे हाथ फेरने लगी और दूसरे लम्हे इसे एक जगह हल्का सा उभार महसूस हुआ तो इसने इस उभार को प्रेस कर दिया। हल्का सा खटका हुआ और उसने मेज के दरमियान में मौजूद तख्ते के मेज से अलग होकर ऊपर उठते देखा। वो तेजी से सीधी हो गई। मेज का एक बड़ा खाना खुल गया था। क्रॉस ने इस खाने में हाथ डाला तो इसका हाथ एक ब्रीफ केस के हैंडल से टकराया। इसने हैंडल पकड़ा और ब्रीफ केस को जल्दी से बाहर निकाल लिया। चमकदार मेटल के ब्रीफ केस पर नजर पड़ते इसकी आंखें चमक उठी थी। इससे ब्रीफ केस के हैंडल पर देखा तो हैंडल पर सिल्वर कलर से इसे बारीक सिल्वर पावर के अल्फाज लिखे दिखाई दिए। गुड, तमाशा आंसू सिल्वर पावर वाला ब्रीफ केस यहाँ छुपा रखा था। क्रॉस ने खुश होकर कहा। वो ब्रीफ केस लेकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलकर उसने बाहर झांका, मगर बाहर राहदारी खाली थी। अलबत्ता इससे राहदारी की दूसरी तरफ से मेज फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। क्रॉसटी चूंकि आते हुए सारा रास्ता देखती आई थी, इससे इसे दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं थी। इससे थोड़े फासले पर एक कमरा था जिससे खुफिया रास्ता बाहर जाता था। क्रॉसटी देरी से कमरे से निकली और राहदारी में दबे कदमों और एहतियात से दौड़ती इस कमरे की तरफ बढ़ती चली गई। कमरे के सामने एक लाश देखकर वो चौंक पड़ी। इससे कुछ फासले पर एक मशीन गन पड़ी हुई थी जो शायद इसे हलाक होने वाले की थी। क्रॉसटी ने आगे बढ़कर मशीन गन उठाई और फिर वो एक हाथ में ब्रीफ केस और दूसरे हाथ में मशीन गन लिए रिवॉल्वर के साथ लगकर कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वहाँ लाश होने का सिर्फ मतलब था कि इस कमरे में कोई मौजूद था। क्रॉसटी दरवाजे के करीब जाकर रुकी और अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगी, मगर अंदर खामोशी थी। अंदर खामोशी महसूस करके वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और बिजली की सी तेजी से अंदर दाखिल हो गई, मगर फिर अचानक कमरे की दीवार साइड से इस पर किसी ने झपटा मारा और क्रॉसटी को उठाकर पूरी कुव्वत से कमरे के फर्श पर पटक दिया। क्रॉसटी के हलक से भी इख्तियार चीख निकल गई। उसने उठने की कोशिश की, मगर अचानक उसके सर पर एक जोरदार ठोकर लगी और इसके जहन में अंधेरा फैल गया। मेजर प्रमोद ने मार्शल आशु को गौर से देखा और फिर उसने एक हाथ मार्शल आशु की नाक और इसके मुंह पर जम गया। मार्शल आशु का दम घुटा तो अचानक इसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और इसने आंखें खोल दी। इसे आंखें खोलते देखकर मेजर प्रमोद ने उसकी नाक और मुंह से हाथ हटा लिए थे, मगर इसके साथ ही मार्शल आशु की गर्दन इसके आने शिकंजे में आ गई थी। मार्शल आशु ने तड़प कर इसे शिकंजे से निकलना चाहा, मगर मेजर प्रमोद ने दूसरे लम्हे एक उंगली का हिक बनाकर इसकी कनपट्टी पर मार दिया। हुक की ज़रब इस कदर जोरदार थी कि मार्शल आशु किसी भी तरह अपने हलक से निकलने वाली चीख को ना रोक सका था। इसे होश में आते देखकर इमरान भी तेज से क्रॉसटी के पास से उठकर इसके करीब आ गया। मार्शल आशु के मुंह से खौफ भरे लहजे में निकला, इस हुक के ज़रब का मजा तुम चख चुके हो मार्शल आशु। अगर तुम मेरे हाथों मजीद तकलीफ बर्दाश्त नहीं करना चाहते तो मैं जो पूछ रहा हूँ सच सच बता दो। मेजर प्रमोद ने उसकी आंखों के सामने दोबारा हुक बनाते हुए कहा। मार्शल आशु ने पहले इसकी तरफ और फिर इमरान की तरफ देखा, फिर इसकी जमीन पर पड़ी ब्लैंकेट पर पड़ी तो वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। साथ ही इसकी नजर फिसलती ब्रीफ केस पर जम गई। सिविल पावर यहाँ ये कैसे आ गया? और ब्लैंकी इसके मुंह से इख्तियार निकला। उसके बाद सुनकर इमरान और मेजर प्रमोद बुरी तरह से चौंक पड़े और फिर वो दोनों एक साथ से ब्रीफ केस की तरफ मुड़कर देखने लगे, जिसमें मार्शल आशु की नजर जम गई थी। दूसरे लम्हे मेजर प्रमोद ने अचानक मार्शल आशु को इमरान की तरफ झुमका देकर फेंक दिया और इसने यकलक ब्राउन ब्रीफ केस की तरफ छलांग लगा दी, मगर इमरान ने भी एक लम्हे की देर न की थी। इसने खुद को मार्शल आशु से बचाया और उसने ब्रीफ केस की तरफ छलांग लगा दी। दोनों चिकने फर्श पर गिरे और बिजली की से तेजी से फर्श पर घिसते हुए ब्रीफ केस की तरफ बढ़ते चले गए और फिर इन दोनों का एक एक हाथ ब्रीफ केस की साइड पर पड़ गया। दोनों ने एक साथ इस ब्रीफ केस को पकड़ लिया था। इसे छोड़ दो इमरान, सिर्फ पावर जहाँ से मैं ले जाऊंगा, सिर्फ मैं, मेजर प्रमोद ने कराते हुए कहा। मार्शल आशु का सर जोर से दीवार से टकराया था और वो एक बार फिर वहां से बेहोश होकर गिर पड़ा था। सॉरी मिस्टर मेजर प्रमोद, इस मामले में मैं तुमसे कोई समझौता नहीं करूंगा। सिर्फ पाक एशिया जाएगा और इसे मैं पाक एशिया ले जाऊंगा, मैंने जबरन कराते हुए कहा। वो दोनों इसी तरह ब्रीफ केस को लिए हुए उठ खड़े हुए थे। दोनों की गिरफ्त मजबूत थी। तुम्हारे सामने कोई आम नहीं मेजर प्रमोद मौजूद है, समझे? मेजर प्रमोद एक बार जो फैसला कर लेता है इस फैसले को बदलना खुद इसके इख्तियार में नहीं होता, मेजर प्रमोद ने कहा।
मेरी तरफ से भी यही जवाब समझो मेजर। मैं इमरान भी इसी अंदाज में कहा। छोड़ो दो ब्रीफ केस, इसमें तुम्हारी भलाई है। मेजर प्रमोद ने फनकारते हुए कहा, बेहतर है ब्रीफ केस से तुम दस्तबरदार हो जाओ, वरना मुझे तुम्हारी मौत पर अफसोस होगा मेजर। इमरान ने कराते हुए कहा, तो मेजर प्रमोद को हलाक करोगे तुम? मेजर प्रमोद ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा। इसका चेहरा बिगड़ सा गया था और इसकी आंखों में जैसे शोले उभर पड़े थे। हाँ, मैं हलाक करूंगा। अपने मुल्क और अपनी कौम की मफाद के लिए मैं किसी को भी हलाक कर सकता हूँ, वो तुम ही क्यों ना हो। इमरान ने कहा, सोचो इमरान, तुम्हारे ये अल्फाज तुम पर भारी पड़ सकते हैं। मेजर प्रमोद ने होंठ चुबाते हुए कहा, हल्के और भारीपन के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैंने तुमसे कहा है ना कि सिवा पावर मैं ले जाऊंगा हर हाल में। इमरान ने कहा, तो क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मेजर प्रमोद ने कहा, आखिरी और हतमी। इमरान ने ठोस लहजे में कहा, ठीक है, अब इसके लिए हम दोनों फैसला करेंगे। मेजर प्रमोद ने कहा, कैसा फैसला? इमरान ने चूक कर कहा, अब सिवा पावर सिर्फ वो ले जाएगा जो जिंदा बचेगा। मेजर प्रमोद ने कहा, तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते? इमरान ने उससे इरादे फामते हुए जहरीले लहजे में कहा, रियल और डेथ फाइट। मेजर प्रमोद ने कहा, ओके, तो फिर ये फाइट यही होगी और अभी होगी। इमरान ने रजामंदी जाहिर करते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूँ। मेजर प्रमोद ने कहा, साथ ही उसने ब्रीफ केस छोड़ दिया। इमरान मुस्कुराता हुआ पीछे हटा और उसने ब्रीफ केस साइड पर पड़ी हुई एक टेबल पर रख दिया। क्या ख्याल है, अपने साथियों के आने का इंतजार न कर लिया जाए ताकि मौत की ये जगह हम उनके सामने लड़ें। हमें से जो हलाक होगा इसकी लाश उठाने के लिए तो यहाँ किसी न किसी को होना चाहिए, और फिर जब तक रेफरी और तमाशाई ना हो फाइट करते हुए मज़ा भी नहीं आता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेजर प्रमोद ने कंधे उचकाते हुए कहा। इमरान ने आगे बढ़कर क्रॉस टी को उठाया और दीवार की साइड पर डाल दिया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्रॉस टी वहाँ क्या कर रही थी और इसका सिल्वर पावर से क्या ताल्लुक हो सकता था। इसके इत्तला के मुताबिक तो क्रॉस टी टीम में अपने भाई सीकॉक के पास चली गई थी, फिर इसका यहाँ होना इमरान को खटक रहा था। वो क्रॉस को होश में लाकर इससे पूछना चाहता था। अगर वो क्रॉस को होश में लाने के बारे में सोच रहा था कि इन्हें बाहर भागते हुए कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। इमरान और मेजर प्रमोद एक साथ हरकत में आए और अपनी अपनी मशीन गन्ने संभाल कर दरवाजे की साइडों से जा लगे। अचानक बाहर से झेंगरी आवाज़ नहीं तो इमरान मुस्कुरा दिया, ये मेरे साथी हैं। इमरान ने कहा तो मेजर प्रमोद के तने हुए एसाब ढीले हो गए। आ जाओ, यहाँ मैदान साफ है। इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा तो उसके सभी साथी वहाँ आ गए। इनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून टपक रहा था। ये क्या हुआ है? इमरान ने चौंक कर कहा, दुश्मनों की गोलियां हमें छूकर गुजर गई हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, हम ठीक हैं। चुले ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर कालिब बदसूर इसी कमरे में बेहोश पड़ा था। इस पर से अभी स्टार लाइट का असर ही खत्म नहीं हुआ था। जोलिया और इसके साथी मेजर प्रमोद को गौर से देख रहे थे। ये कौन है? जोलिया ने इमरान से पूछा। डेथ फाइटर। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, डेथ फाइटर क्या मतलब? जोलिया ने चौंक कर कहा, नाम तो इसका मेजर प्रमोद है और बरगाने में जीडी एजेंट के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, मगर यहाँ इस वक्त ये डेथ फाइटर है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो मेजर प्रमोद के होंठों पर भी धीमी मुस्कुराहट आ गई। तुम क्या कहना चाहते हो? जोले ने पूछा तो इमरान ने उसे मेजर प्रमोद और अपने दरमियान होने वाली डेथ फाइट के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर वो सब हैरान रह गए। नहीं, ये गलत है, सिर्फ पावर के लिए तुम दोनों इस तरह नहीं लड़ सकते, जोलिया ने कहा। मिस जोलिया ठीक कह रही हैं इमरान साहिब, ब्रीफ केस में एक से ज्यादा सिर्फ पावर हुए तो इन्हें बराबर बराबर हम आपस में बांट लेते हैं, और अगर एक ही स्टोन हुआ तो इसे आधा आधा भी तो किया जा सकता है। बुल्गारिया हमारा दोस्त मुल्क है, अगर हम इन्हें आधा सिल्वर पावर दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? सब्दा ने इन दोनों के दरमियान तस्फिया कराने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मेजर प्रमोद से पूछ लो। इमरान ने कंधे उचकाते हुए कहा, सॉरी इमरान, अब फैसला हो चुका है, सिल्वर पावर हम दोनों में से कोई एक लेकर जाएगा। मेजर प्रमोद ने खुश्क लहजे में कहा। थोड़ी देर में मेजर प्रमोद के साथी भी वहां पहुंच गए। इन्हें सूरत हाल बताई गई तो वो भी परेशान हुए बगैर न रह सके। इन्होंने मेजर प्रमोद को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मेजर प्रमोद अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। ओके, अब फैसला हो जाए दो, अब मेरा भी यही फैसला है कि सिल्वर पावर या तो मैं ले जाऊंगा या फिर मेजर प्रमोद। अचानक इमरान ने इंतहा करक लहजे में कहा तो इन सबने बेइख्तियार होंठ भेज दिए। आओ फिर हो जाए मुकाबला, मेजर प्रमोद ने कहा और उछलकर कमरे के दरमियान में आ गया। इमरान भी सर हिलाता हुआ उसके सामने आ गया। इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते, अचानक इन्हें तेज कराह की आवाज़ सुनाई दी। कराह की आवाज़ सुनकर उन्होंने चुनकर इस तरफ देखा तो क्रॉस्टी को होश आ रहा था। एक मिनट मेजर प्रमोद, हम दोनों के दरमियान फैसला हो जाएगा। ये लड़की हमारी जाने वाली है, इसे होश आ रहा है, मैं इसे वो बातें करना चाहता हूँ। इमरान ने कहा तो मेजर प्रमोद ने होंठ भेज दिए। इमरान तेज से क्रॉस्टी की तरफ बढ़ गया। कौन है ये? जोले ने इमरान से पूछा। क्रॉस्टी। इमरान ने कहा तो क्रॉस्टी का नाम सुनकर वो बेइख्तियार उछल पड़ी। क्रॉस्टी क्या मतलब? क्रॉस्टी यहाँ कहाँ से आ गई? ये तो क्रीम में अपने भाई के पास गई थी। जोले ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मैं तो भी यही जानना चाहता हूँ कि क्रॉस्टी का यहाँ क्या काम है? ये सिल्वर पावर लेकर यहाँ से निकल रही थी। इमरान ने कहा, सिल्वर पावर लेकर निकल रही थी, मगर क्यों? जोलिया ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा। उसे लम्हे क्रॉस्टी ने आंखें खोल दी। पहले तो वो खाली खाली नजरों से इधर उधर देखती रही, फिर जैसे इसका शोर जागा और यकलक सीधी हो गई। ओह, तुम इमरान ही हो ना? क्रॉस ने इमरान की तरफ देखते हुए तेज लहजे में कहा। हैरत है, तुम्हें तो क्रॉस्टी की बजाय अल्ट्रासाउंड मशीन कहना चाहिए।
तुमने मुझे मेकअप के बावजूद पहचान लिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ इमरान, सिल्वर पावर कहाँ है? कहाँ है सिल्वर पावर? क्रॉस्टी ने घबराई हुई नजर से इधर उधर देखते हुए कहा और फिर इसकी नजर मेज पर रखे हुए ब्रीफ केस पर पड़ी तो वो तेजी से उठ खड़ी हुई। रुक जाओ क्रॉस्टी। क्रॉस्टी मेज की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि इमरान की सर्द आवाज सुनकर जकलक ठटक कर रह गई। उसे कमरे में मौजूद अफराद की तरफ देखा और फिर वहां बेहोश पड़े हुए मार्शल हास्टो को देखकर वो एक तवील सांस लेकर रह गई। आप मेरे ख्याल में मेजर प्रमोद हैं। क्रॉस्टी ने मेजर प्रमोद की तरफ देखते हुए कहा तो मेजर प्रमोद चौंक पड़ा। क्रॉस्टी, मेजर प्रमोद और इसके साथियों और अपने साथियों के साथ तुम्हारा बाद में तफसीली तारुफ कराऊंगा। पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस सिल्वर पावर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है और इसे लेकर तुम कहाँ जा रही थी? इमरान ने क्रॉस्टी से इसी तरह सख्त लहजे में मुखातिब होकर कहा। मैं पाकेशा और बरगाने को सिल्वर पावर से निजात दिलाने के लिए ले जा रही थी अली इमरान। क्रॉस्टी ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा तो उसकी बात सुनकर वो सब चौंक पड़े। निजात दिलाने क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर कहा। हाँ, मैं जानती हूँ कि पाकेशा और बरगाने के सुप्रीम एजेंट यहाँ सिर्फ सिल्वर पावर हासिल करने के लिए मौजूद हैं और आप दोनों के तेवर देखकर ये भी अंदाजा हो रहा है कि आप एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपने अपने मुल्क के लिए सिल्वर पावर हासिल करना चाहते हैं। क्रॉस्टी ने कहा। लगता है सॉकलैंड में आकर तुम्हारी छठी हिस्स बेदार हो गई है जो अब तुमने अंदर की बातें भी जाननी शुरू कर दी हैं। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अली इमरान और मेजर प्रमोद, आप दोनों को मैं ये बता दूं कि आप जिसे सिल्वर पावर समझ रहे हैं ये बरगाने और पाकेशा की मौत है, करोड़ों इंसानों की मौत। क्रॉस्टी ने एक लफ्ज रुक कर कहा तो इन सबके चेहरों पर तहय्युर सा फैल गया था। मिस क्रॉस्टी, तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो, पहेलियां ना भिजवाओ, मेजर प्रमोद ने कराते हुए कहा। ओके तो सुने, इस ब्रीफ केस में असली सिल्वर पावर नहीं है बल्कि सिल्वर पावर की शक्ल में 5 सिल्वर स्टोन्स हैं जिनमें 4 असली और 1 नकली सिल्वर स्टोन है। नकली सिल्वर स्टोन इसराइल के सीनियर साइंसदान सर रॉबर्ट ने इजाद किया है। इस सिल्वर स्टोन में ऐसे केमिया असरात पोशीदा हैं जिनको सिर्फ एटमी टेक्नोलॉजी सेंटर में ही रखा जा सकता है और चेक किया जा सकता है, क्योंकि सिल्वर स्टोन इसराइल के साइंसदान ने हर तरह के एहतियात से तैयार किया है ताकि इन्हें सिवाय एटमी लेबॉर्ट्री के किसी और तरह से चेक ही न किया जा सके। इसराइल का अक्सर मकसद इन सिल्वर स्टोन्स को किसी भी तरह पाकेशा की लेबॉर्ट्री तक पहुंचाने का था। इसराइल ने एक स्पेशल मिसाइल भी तैयार किया है जिसको कोड नाम के एम यानी किलिंग मिसाइल रखा गया है। जैसे ही निकली सिल्वर पावर पाकेशा की एटमी टेक्नोलॉजी लेबॉर्ट्री में पहुंचा, इस सिल्वर स्टोन में लगी हुई डिवाइसेस इसका पता इसराइल को पता चल जाएगा और इसके साथ ही इसराइल के एम मिसाइल को फायर कर देता कि एम मिसाइल पाकेशा की अहम एटमी लेबॉर्ट्री पर गिरता और पूरा पाकेशा अपनी ही एटमी टेक्नोलॉजी का शिकार हो जाता और पाकेशा का सिफा हस्ती से नाम ही मिट जाता। इसके इन्होंने जो मरबूत प्लानिंग की थी मैं आपके इसकी तफसील बताऊंगी तो आप सबको मेरी बातों पर यकीन आ जाएगा, क्रॉस्टी ने कहा। और फिर इसने अपने फ्लैट में रेड मून एजेंसी के अफराद के आने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल से होने वाली बातचीत और रेड मून एजेंसी के चीफ से हासिल की मालूमात के बारे में इन्हें तफसील बतानी शुरू कर दी। क्रॉस्टी ने बताया कि उसने सारी मालूमात ब्लैक डिक की चीफ लेबॉर्ट्री से हासिल की हैं। उसने बताया था कि इसराइल असल में सिल्वर स्टोन्स को ओटान तक ही पहुंचाना चाहते हैं और ओटान में मौजूद इसराइल एजेंटों ने ओटान हुकूमत के दिमाग में ये बात डाली थी कि सिल्वर स्टोन्स के लिए वो बल्गानिया और पाकेशा में सौदा करे। वो जानते थे कि एटमी टेक्नोलॉजी में बल्गानिया बहरहाल पीछे हैं और सिल्वर स्टोन्स हर हाल में पाकेशा पहुंच जाएंगे, मगर इनकी प्लानिंग में अचानक सॉकलैंड के एजेंटों ने रखना डाल दिया और वो ओटान से सिल्वर पावर उड़ा ले गए, जिससे इसराइल प्राइम मिनिस्टर परेशान हो गए थे। वो अपनी प्लानिंग से किसी को आगाह नहीं करना चाहते थे। इनका मकसद बहरहाल हर हाल में सिल्वर स्टोन्स को पाकेशा पहुंचाने का था। इसके लिए इन्होंने नई स्कीम सोची कि क्रॉस्टी को इस मामले में डाला जाए। क्रॉस्टी या तो पाकेशा सीक्रेट सर्विस को इन सिल्वर स्टोन्स के बारे में आगाह कर देगी या फिर वो खुद ही सॉकलैंड पहुंचकर सिल्वर स्टोन हासिल करने की कोशिश करेगी। दोनों ही सूरतों में सिल्वर स्टोन्स पाकेशा पहुंच जाते और नतीजतन में पाकेशा के मुकद्दर में तबाही लिखी हो जाती, क्रॉस्टी ने कहा। और फिर इसराइल ने ब्रीफ केस में रिस्क लेते हुए 4 असली स्टोन्स और 1 नकली स्टोन रखा था। इनका तौकीफ था कि अगर 4 सिल्वर स्टोन्स के बदले में पाकेशा को तबाह करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सौदा उनके लिए महंगा ना होगा। क्रॉस ने इन्हें ये भी बता दिया था कि वो किन हालात से गुजरकर और किस तरह वहां तक पहुंची थी, लेकिन बताया तो ये क्या था कि ये स्टोन्स सोने के इन कानों से निकले हैं जो पाकेशा और बगाने के 2 पार्टनर्स की थे। इमरान ने कहा, इस कान में इसराइल एजेंटों ने ही इस स्टोन्स को पहुंचाया था। स्टोन्स को वहां से निकालने वाले वो खुद ही थे और इनके असर भी खुद इन्होंने ही जाहिर की थी। क्रॉस ने जवाब देते हुए कहा, तो इसराइलियों ने इस कदर संजीदा खेल खेलने के लिए अपने एजेंटों को भी हलाक करने में कोई कसर बाकी न रखी। इमरान ने होंठ भेजते हुए कहा, हाँ, चंद एजेंटों की कुर्बानी से अगर सिल्वर स्टोन्स पाकेशा की तबाही का मौजब बन जाए तो ये सौदा उनके लिए महंगा ना था। क्रॉस ने कहा, थैंक यू क्रॉस, रियली थैंक यू। इस बार तो तुमने वाकई पाकेशा को यकीनी तबाही से बचा लिया है। मुझे भी सिल्वर स्टोन्स के इधर से उधर होने पर शक हुआ था। साथ ही मुझे इस बात की खबर भी मिली थी कि ब्रीफ केस में ओरिजिनल सिल्वर स्टोन्स मौजूद हैं जिनका हसूल मेरे लिए जरूरी हो गया था। इन स्टोन्स
स्टोन्स को देखकर ही मुझे पता चला था कि असल हकीकत है क्या और क्या नहीं, मगर तुमने ये बताकर मुझे हैरान कर दिया कि सिल्वर पावर को एटमी लेबॉर्टरी में ले जाए बगैर चेक ही नहीं किया जा सकता। मैं इसे चेक करने के लिए यकीन किसी लेबॉर्टरी में ले जाता और इसराइल अपने मज़मूम जाल में इस बार कामयाब हो जाता। अब मैं समझ गया हूँ, बल्गारिया की हुकूमत को सिल्वर पावर में डॉजिंग के तौर पर इस्तेमाल किया गया था ताकि मैं इस हकीकत से बेखबर रह सकूँ कि ये सारी गेम क्या है। तुमने इस बार वाकई पाक एशिया के करोड़ों अवाम को होलनाक मौत से बचा लिया है। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान ने खुले दिल से क्रॉसटी की तारीफ करते हुए कहा तो क्रॉसटी की आंखों में दिए झिलमिला उठे, खुशी मसरत के थे दिए। इमरान के साथ ही क्रॉसटी की जानिब तहसीन अमेज निगाहों से देख रहे थे जो पाक एशिया और इसके अवाम के लिए अपनी हुकूमत से टकराने के लिए तैयार हो गई थी और इसने इन्हें बर वक्त सिल्वर पावर ले जाने से रोक दिया था। अगर क्रॉसटी की ये बातें सच है तो इसराइल ने इस बार बेहद घिनौनी चाल चली है जिसकी मैं भी मजम्मत करता हूँ। मेजर प्रमोद ने कहा, मजम्मत? तुम भी अभी मजम्मत के चक्कर में पड़ गए थे मेजर, अभी मरम्मत मेरी होनी थी या तुम्हारी? ये तो बात की बातें थी। इमरान ने कहा तो मेजर प्रमोद शर्मिंदा से हंस पड़ा। सॉरी इमरान, इस वक्त मैं अपने मुल्क के लिए ड्यूटी दे रहा था और तुम भी ऐसा ही कर रहे थे, मेजर प्रमोद ने कहा। बहरहाल कोई बात नहीं, मेरी और तुम्हारी ये डेथ फाइट उधार रही। इमरान ने कहा तो मेजर प्रमोद हंस पड़ा। उसने एक बार फिर क्रॉसटी से सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। सिल्वर पावर के बारे में क्या कहते हो? इमरान ने कहा। क्रॉसटी ने कहा है कि ब्रीफ केस में 5 सिल्वर स्टोन्स मौजूद हैं जिनमें एक नकली और 4 ओरिजिनल हैं। हमारा मिशन भी चूंकि सिल्वर स्टोन का असूल है, इससे अगर तुम चाहो तो असली 2 स्टोन्स मुझे दे दो, मेजर प्रमोद ने कहा। अगर मैं ना चाहूँ तो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी मर्जी, असली सूरत हाल में तुम्हारे सामने आने पर मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, मेजर प्रमोद ने फराक दिली से कहा। तो इमरान मुस्कुरा दिया। ओके, मैं पाक एशिया जाकर इन स्टोन्स को चेक करूंगा और 2 स्टोन्स तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। इसके लिए तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन इसराइल ने पाक एशिया को मिटाने की जो घिनौनी साजिश की है इसे इसका भरपूर जवाब देना होगा और इस बार मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो सैकड़ों सालों तक बिलबलाते रहेंगे। इमरान ने गिराते हुए कहा। तो मेजर प्रमोद ने इस बात में सर हिला दिया। क्या तुम अब इसराइल जाओगे? मेजर प्रमोद ने चौंक कर कहा। मेजर प्रमोद, इसराइल पाक एशिया को मिटाने के दर पे हो रहा है। अगर गलती से नकली सिल्वर पावर पाक एशिया पहुंच जाता तो सोचो क्या होता। इसराइल अब हद से बढ़ता जा रहा है। काफी अरसा हो गया है मुझे इसे मजा चुकाए हुए। अब वो वक्त आ गया है जब इसराइल को एक बार भी मेरे हाथों से उठानी होगी। मैं इन तमाम अफराद को इसराइल जाकर हलाक कर दूंगा जिन्होंने इस खौफनाक साजिश में हिस्सा लिया था और फिर के मिसाइल इनका के मिसाइल पर इन पर ही मार दूंगा। इनकी मुकद्दर में अजीम तबाही होगी जिसे वो सदियों तक याद रखेंगे। इमरान ने कहा। उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख हो रही थी। इसके साथियों का भी यही हाल था। तुम ठीक कह रहे इमरान, वाकई इसराइल को सबक मिलना चाहिए इस मिशन में। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मेजर प्रमोद ने कहा। थैंक यू मेजर। इसराइल ने पाक एशिया को मेरी आंख से देखने की कोशिश की है और इसे सबक भी पाक एशिया ही सिखाएगा, इमरान ने कहते हुए कहा। लेकिन मेजर प्रमोद ने कुछ कहना चाहा। सॉरी मेजर, इस मामले में किसी का साथ नहीं चाहता। बहरहाल तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया, इमरान ने कहा। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, मेजर प्रमोद ने कंधे उचकाते हुए कहा। क्या अब तुम सिल्वर पावर साथ ले जाओगे? जूलिया ने पूछा। हाँ, इन 5 में सिर्फ एक सिल्वर स्टोन नकली है। मैं इन स्टोन्स को एटमी लेबॉर्टरी की बजाय अपनी स्पेशल लेबॉर्टरी में ले जाऊंगा। वहां मैं एक ऐसे साइंसी इंतजाम करूंगा कि सिल्वर स्टोन हलाक हो जाएगा और इसराइल को इसकी चेकिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। इस बहाने जो और कुछ नहीं तो सिल्वर स्टोन्स तो हमारे कब्जे में आ जाएंगे जिनकी तकलीफ इसराइल को अरसादार तक होती रहेगी। इमरान ने कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सिल्वर स्टोन्स की हिफाजत में रख कर चेक कर लो? कि मेजर प्रमोद ने कहा। हाँ, मेरे पास एक फार्मूला है, मैं इस पर काम करूंगा। असल और नकली सिल्वर स्टोन्स में यकीनन कोई तो फर्क होगा, इमरान ने कहा। तो मेजर प्रमोद ने इस बात में सर हिला दिया। हमने जहाँ तो मैदान साफ कर लिया, अब बाहर क्या करना है? बाहर मसले अफराद की पूरी प्लेटून मौजूद है, मेजर प्रमोद ने कहा। यहाँ रेड लेबॉर्टरी में तो भी तो मौजूद है, क्या हम इसे ऐसा ही छोड़ जाएंगे? जूलिया ने कहा। ये लेबॉर्टरी हमारे लिए गैर अहम है, इसकी तबाही से ना हमें कोई फायदा मिलेगा और ना कोई नुकसान होगा। हमारा मिशन पूरा हो गया, इससे इस लेबॉर्टरी को छोड़ो और यहाँ से इसराइल चलने का सोचो, इमरान ने कहा। फिर भी आखिर हमें यहाँ से निकलना भी तो है, इमरान साहब, कैप्टन शकील ने कहा। माशा आशू अभी जिंदा है और ये हमें ना सिर्फ यहाँ से निकालेगा बल्कि हमें सरहदें भी क्रॉस कराएगा। क्यों मेजर साहिब? इमरान ने मेजर प्रमोद से कहा। हाँ, अब यही हमें यहाँ से बाहर ले जाएगा, मेजर प्रमोद ने सर हिला कर कहा जैसे वो इमरान का प्रोग्राम समझ गया हो। इमरान माशा आशू को यरकमाल बनाकर ले जाना चाहता था और इसके जरिए वो वाकई अपने अपने मुल्क जा सकते थे। तो फिर इसे होश में लाया जाए, लेडी ब्लैक ने कहा। हाँ, लेकिन अगर उसने होश में आकर चीखें मारना शुरू कर दी तो डर ना जाना, इसकी चीखें बेहद तेज होंगी, इमरान ने कहा। वो कैसे? लेडी ब्लैक ने कहा। यहाँ इतने सारे मौत के हर कार्य जो मौजूद है, इन्हें देखकर इसने चीखें ही मारनी है, इमरान ने कहा। तो मेजर प्रमोद समेत सभी कहका लगाकर हंस पड़े। इन्होंने ब्रीफ केस को खोलकर इसमें से 5 सिल्वर स्टोन्स निकाल लिए। वो चांदी की तरह चमक रहे थे, गौर से देखने पर भी इनमें कोई फर्क नहीं आ रहा था। अब बता साइज में वो छोटे बड़े जरूर थे, जिनका वजन 100 से 200 ग्राम के करीब था। इमरान ने इन 500 सिल्वर स्टोन्स की हिफाजत
के साथ रख लिया था और ब्रीफकेस को वहीं छोड़ दिया, जिसकी वजह से इसराइल इन सिल्वर स्टोन्स पर नजर रखे हुए थे। इमरान ने चूंकि मेजर प्रमोद को 2 सिल्वर स्टोन्स देने का वादा कर लिया था, उसे मेजर प्रमोद ने इसे सिल्वर स्टोन्स ले जाने से नहीं रोका था। वो जानता था कि इमरान अपना वादा पूरा करता है, जल्द या बदी 2 सिल्वर स्टोन्स वो खुद ही बल्गानिया पहुंचा देगा। इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं अपने नावल के आखिरी हिस्से का। आपको ये नावल कैसा लगा है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।